Okay, so this is class number 10, company analysis past and present, and we are in the last LOS of this chapter, LOS number E. The chapter started with components of research report, business model of a company, revenue analysis, cost and operating profitability and working capital analysis, and finally LOS number E, which is capital investments and sources of capital analysis. Capital investments and sources of capital analysis, which means please try to focus on CFI and CFF. जो CFI होता है, cash flow from investment, that refers to the firm acquiring long-term assets, the firm acquiring other firms, the firm going for mergers and acquisition, new projects, वो सब capital investments है. And उसके लिए पैसा कहाँ से आते हैं? From the liability side of the balance sheet, internal से, debt से, external equity issue करके. So capital investments and sources of capital. Okay, that is the last LOS. बुक में अलग तरीके से लिखा हुआ है जिससे सुपरफिशियली कवर होगा, खुल के कवर नहीं होगा. एंड वी हैव बीन डूइंग द चैप्टर वेरी नाइसली. सो लेट मी एक्सप्लेन टू यू. एज एन एनालिस्ट वी आर लुकिंग एट द फर्म फ्रॉम द आउटसाइड और फ्रॉम द इनसाइड. कैन यू गिव मी द आंसर? As an analyst, we are able to look at the firm from the outside or from the inside. We are an analyst working at Kotak Securities, working at ICICI Securities, working at Rare Enterprises. So we are able to look at the firm from which side? Okay, ज़्यादातर लोगों ने right दिया तो कुछ लोगों ने wrong answer दिया है. From the outside, we are not able to look at the firm from the inside. हम लोग बाहर वाले हैं, अंदर वाले नहीं हैं. We are able to look at the firm from the outside. समझ गए? तो for example, आप कल के दिन CFA बन जाओगे and you start working in a particular sell side or buy side firm. तो आप कंपनी के अंदर वाले नहीं हुए, आप कंपनी के बाहर वाले हुए. आप कभी रिलायंस को उठाओगे, कभी इन्फोसिस को उठाओगे, ठीक है? तो अलग अलग कंपनीज को उठाओगे और उनको एनालाइज करोगे बाहर से. आप रिलायंस का पार्ट थोड़ी बन गए हो, ठीक है? आई होप इट इज़ क्लियर. जिन्होंने इनसाइड बोला, क्या ये क्लियर है कि इस पे और 10 मिनट स्पेंड करें? इनसाइड कौन होता है? सपोज आप CFA बनने के बाद यू ज्वाइन अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म और मैन्युफैक्चरिंग फर्म के फाइनेंस डिवीजन में काम कर रहे हो, देन यू आर इनसाइड द फर्म. बट ये तो अपनी बात नहीं कर रहे, अपने तो बात कर रहे आप एक इन्वेस्टमेंट फर्म में काम कर रहे हो. सो यू आर लुकिंग एट द फर्म फ्रॉम द आउटसाइड. देयर आर थाउजेंड्स ऑफ फर्म दैट यू आर एनालाइजिंग. ओके, गुड. सो अकॉर्डिंगली we would like to look at कि फर्म पैसा उठाता कैसे और फर्म पैसा लगाता कैसे. फर्म पैसा उठाता कैसे है, फर्म पैसा लगाता कैसे. अगर आपको पता चले कि फर्म जो पैसा उठाता है वो इंटरनल है, उसका इंटरनल मैंने कमाया हुआ पैसा है, द सोर्स ऑफ फंड इज इंटरनल, प्राइमा फेशिया यू फील द फर्म इज सेफ और अनसेफ. समझ रहे हो? तुम्हारे पेरेंट्स लोगों ने CFA में जो पैसा लगाया है, क्लासेस एंड कोर्सेज, वो अर्न किया हुआ पैसा है, बोरो किया हुआ पैसा नहीं है, किसी से लिए नहीं है. तो इन दैट केस इट इज़ सीमिंग टू बी स्ट्रेंथ एंड सेफ और अनसेफ. ऑब्वियसली सेफ वो होता है CFO, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस. कि सर जो कैश ऑपरेशन से थ्रो हो रहा है ना, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, उसी से अपने बिजनेस को चला रहे हैं. तो दैट इज अ वेरी वेरी सेफ स्ट्रैटेजी. हाउएवर देयर इज अ प्रॉब्लम कि हो सकता है इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ है बिजनेस में कि वो जो अपॉर्चुनिटीज़ है उनके लिए जो फंड्स चाहिए, तो आपका CFO सफिशिएंट नहीं है. आपका CFO इज़ नॉट सफिशिएंट. देयर आर न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज़. सपोज एक स्टूडेंट है जिसको कोई फॉरेन प्रोग्राम करना है, कोई साइंस स्टूडेंट है उसको फॉरेन प्रोग्राम करना है, उसको पढ़ने जाना है. तो इन दैट केस द कॉस्ट इन्वॉल्व इज सच दैट internal funds are not available. तो in that case they have to be procured. माँ बाप डिसाइड करते हैं कि नहीं, अपने उतना रिस्क नहीं लेंगे, अपने बाहर पढ़ने नहीं जाएंगे. ठीक है? तो कहने का मतलब है अगर एक फर्म के पास इनॉर्मस अपॉर्चुनिटीज़ है
और फर्म वो अपॉर्चुनिटीज़ को छोड़ देता है. क्यों? बिकॉज फर्म वांटेड टू यूज इंटरनल फंड्स. डोंट यू थिंक दिस इज बीइंग टू कंजर्वेटिव एंड द फर्म विल लूज आउट ऑन अ नंबर ऑफ वैल्यू क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़? अगर एक फर्म ऐसा करेगा कि केवल कमाया हुआ पैसा से ही नया नया प्रोजेक्ट्स करेगा, तो डोंट यू थिंक दैट फर्म जो है वो तो ग्रोथ कर नहीं पाएगा. बिकॉज स्टार्टअप्स कैसे करेंगे? स्टार्टअप्स का तो कमाया हुआ पैसा हो ही नहीं सकता है. स्टार्टअप्स कैन नॉट हैव CFO, दे हैव कैश बर्न. हाउ विल दे डू? तो इट मे बी वेरी दिस थिंग फॉर यू. कोई जन बहुत ही कंजर्वेटिव होगा, बोलेगा नहीं था अपने पैसा से ही करना चाहिए, मेरे पापा ने सिखाया है, डेट नहीं लेना चाहिए. तो इन दैट केस आपके पापा का एक सर्टेन पर्सपेक्टिव है, इट डज नॉट फिट ऑल द टाइम. ठीक है? तो इन दैट केस वी आर गोइंग टू द बेसिक क्वेश्चन कि क्या डेट बोरो करके अपने को बिजनेस का एक्सपेंशन करना चाहिए क्या? वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन जिसके लिए कोई पढ़ाई का रिक्वायरमेंट नहीं है. क्या डेट बोरो करके बिजनेस का एक्सपेंशन करना चाहिए क्या? करेक्ट? ये क्वेश्चन है. तो इसका जवाब डिपेंड करता है कि सर वो जो प्रोजेक्ट्स है ना जिनमें अपने पैसा लगाएंगे, वो प्रोजेक्ट्स में क्या रिटर्न का स्कोप है, वो प्रोजेक्ट्स में कितने रिटर्न का स्कोप है. एंड नंबर 2, सर वो प्रोजेक्ट्स कितना रिस्की है, वो प्रोजेक्ट्स में क्या रिटर्न का स्कोप है एंड वो प्रोजेक्ट्स कितना रिस्की है. अगर आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा रिस्की है, बिजनेस रिस्क इज हाई, तो आपको डेट ज़्यादा नहीं लेना चाहिए. इफ़ बिजनेस रिस्क इज हाई, आपको डेट ज़्यादा नहीं लेना चाहिए. बिकॉज इफ़ यू टेक डेट ऑल्सो द टोटल रिस्क बिकम्स very very difficult for investors to tolerate. But if business risk is low or moderate, then आपको debt लेना चाहिए so that you can exploit profitable opportunities. Let me give an analogy. You are driving in a car. पुराना गाड़ी इमेजिन कीजिए प्लीज, जहाँ पे गियर होता था ना, गियर. ओके, गाड़ी में जो गियर होता था, you must have definitely heard or seen it. तो कौन से गियर पे गाड़ी को चलाएं? अपने को अपने डेस्टिनेशन पहुंचना है तो गाड़ी को हाई गियर पे चलाएंगे तो जल्दी पहुंचेंगे, बट एक्सीडेंट का स्कोप है. और अगर स्लो गियर में चलाएंगे तो देरी से पहुंचेंगे, देरी से पहुंचना भी तो इशू है. तो इन दैट केस गाड़ी को कौन से गियर में चलाएं? तो वो डिपेंड करता है 2 चीज़ पे. नंबर 1, वो डिपेंड करता है गाड़ी का कंडीशन कैसा है. नंबर 2, रास्ते का कंडीशन कैसा है. गाड़ी का कंडीशन कैसा है, रास्ते का कंडीशन कैसा है. अगर गाड़ी आपका प्रॉब्लमेटिक है और उस पर ज़्यादा टान दी है तो फुस हो जाएगा. अगर रास्ते का कंडीशन गड़बड़ है एंड यू आर ड्राइविंग एट अ स्पीड, देन ऑल्सो देर इज अ चांस ऑफ एक्सीडेंट. तो इट इज़ एज सिंपल एज दिस कि द स्पीड एट विच यू विल ड्राइव डिपेंड्स अपॉन द रोड कंडीशंस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट. इंडस्ट्री में कैसा चल रहा है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. ठीक है, जब इकॉनमी बहुत ही रिसेशन में चलता रहता है, नॉर्मली फर्म्स लोग डेट नहीं लेते हैं बिकॉज उस समय बिजनेस कंडीशंस आर नॉट कंड्यूसिव, या कोई सेक्टर खराब स्थिति से गुजर रहा है, उस समय ज़्यादा डेट नहीं लिया जाता है. ठीक है, या फिर है ही बिजनेस पे ज़्यादा रिस्क, ओके, तो गाड़ी ही रिस्की है तो उस केस पे ज़्यादा डेट नहीं लिया जाता है. तो आई मे बी स्पीकिंग वेरी कॉमन सेंसिकली एंड वन में फील दैट सब कुछ टेक्निकली बात नहीं कर रहे हैं. डजेंट मैटर, इट इज़ अ वेरी वेरी बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन जो आपको ज़िंदगी भर कन्फ्रंट करेगा कि इज़ डेट गुड और बैड. इट डिपेंड्स. डेट विल स्पीडन अप द प्रोसेस, और स्पीड से फायदा भी हो सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है. लेवरेज एम्पलीफाइज द फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस. लेवरेज, और यहाँ पे जो लेवरेज का बात कर रहा हूँ, दैट इज नॉट ऑपरेटिंग लेवरेज, आई एम टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल लेवरेज. विच लेवरेज? फाइनेंशियल लेवरेज, FL, DFL. अपने किए थे DOL, मैं बात कर रहा हूँ DFL. डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज इज द एडिशनल sensitivity of net income, PAT, as a result of using debt capital in business. Financial leverage is the additional sensitivity of net income as a result of using debt in business. अगर आप debt business पे use करेंगे तो EBIT अगर 1% change होगा तो जो PAT है ना आपका PAT net income वो 5% change होगा. If EBIT changes by 1%, your PAT will change by 5%. बट अगर आप डेट नहीं यूज करोगे तो 1-to-1 इफेक्ट होगा. इफ EBIT विल चेंज बाय 1%, PAT विल चेंज बाय 1%, DFL विल बी इक्वल टू 1. तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज इज द सेंसिटिविटी ऑफ नेट इनकम टू EBIT. सेंसिटिविटी ऑफ नेट इनकम टू EBIT.
फटाफट प्लीज मेरे को याद दिलाइए, व्हाट वाज DOL? DOL वाज द सेंसिटिविटी ऑफ व्हाट टू व्हाट. देखते कौन बता पाते हैं. जो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज वाज द इलास्टिसिटी ऑफ व्हाट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट. डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज वाज द इलास्टिसिटी ऑफ व्हाट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट. डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज वाज द इलास्टिसिटी ऑफ व्हाट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट. वेटिंग फॉर योर आंसर्स. अनहद का आंसर आया है, करेक्ट है. चैतन्य का आंसर रॉन्ग आया है. चिराग महेश्वरी का आई डोंट नो वो एक्स और वाई किसको माना, मैं अभी पूछ रहा हूं. हाँ करेक्ट, बहुत जन का करेक्ट आंसर आ रहा है और बहुत जन का रॉन्ग आंसर है. बहुत जन का रॉन्ग आंसर है, विच इज सरप्राइजिंग. डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज इज द इलास्टिसिटी ऑफ EBIT with respect to quantity sold. It is the elasticity of EBIT with respect to quantity sold, Q. Percentage change in EBIT by percentage change in Q. Percentage change in EBIT by percentage change in Q. अगर Q 1% बढ़ेगा तो EBIT कितना परसेंट बढ़ेगा. Okay, that is DOL, elasticity of EBIT with respect to changes in Q. ओके, इन केस आपको नहीं पता था तो इन दैट केस फिर से गांठ बांध लीजिए. विथ रिस्पेक्ट टू सेल्स लूजली बोल सकते हैं, चलेगा, एग्जाम में बोलना चलेगा, ठीक है. बट सेल्स में P इंटू Q होता है ना, और प्राइस की वजह से EBIT का चेंज नहीं देखते हैं DOL में, केवल क्वांटिटी की वजह से देखते हैं. तो व्हेन यू से इलास्टिसिटी ऑफ EBIT विथ रिस्पेक्ट टू सेल्स, प्लीज रिमेंबर यू आर टॉकिंग अबाउट सेल्स इन क्वांटिटी टर्म्स. ओके, आई होप मेरे को अभी DOL तो रिवाइज करने का जरूरत है नहीं. Degree of operating leverage, okay, it is the elasticity of EBIT, operating profit, to changes in quantity, Q, ठीक है. that is DOL, degree of operating leverage, DOL. अब स्टूडेंट्स क्या जवाब दे रहे हैं, कंट्रीब्यूशन, ये फिक्स्ड कॉस्ट. मैंने DOL में एक चीज पूछा, वो ध्यान दे के जवाब दो. DOL occurs due to presence of operating fixed cost, due to presence of operating fixed cost. किसा क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ाए पर फिक्स कॉस्ट तो सेम रह गया तो EBIT जोर से बढ़ गया, या क्वांटिटी गिरा पर फिक्स कॉस्ट सेम रह गया तो EBIT जोर से गिरा. दैट इज DOL. अब बात कर रहे हैं EBIT और नेट इनकम के बीच का रिलेशन. EBIT और नेट इनकम, तो EBIT से स्टार्ट करें, नेट इनकम पे ऐड करें, क्योंकि इसके बीच में क्या आता है, उसके बीच में आता है अपना डेट, डेट का इंटरेस्ट. EBIT में इंटरेस्ट लेस होता है ना, तो डेट का इंटरेस्ट आता है. तो EBIT के चेंज होने से जो नेट इनकम है ना, वो किस रेट से चेंज होगा, दैट्स कॉल्ड डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज. दैट्स कॉल्ड डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज. द इलास्टिसिटी ऑफ नेट इनकम टू EBIT, इलास्टिसिटी ऑफ नेट इनकम टू EBIT. बुद्धिमान आदमी पकड़ेगा कि EBIT क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि EBIT के पहले तो ऑपरेटिंग लेवरेज है ना, तो हम लोग फाइनेंशियल लेवरेज का बात कर रहे हैं, तो हम जानबूझ के EBIT से स्टार्ट कर रहे हैं. ओके, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, इलास्टिसिटी ऑफ नेट इनकम टू EBIT. अपने करिकुलम में प्रेफरेंस कैपिटल को बहुत ही कम इंपॉर्टेंस दिया गया, प्रेफरेंस कैपिटल को, ठीक है, रहता ही नहीं है क्वेश्चंस में. वरना मेरे को बोलना चाहिए था इलास्टिसिटी ऑफ EPS विथ रिस्पेक्ट टू EBIT. मेरे को नेट इनकम नहीं EPS बोलना चाहिए था, क्योंकि आपको पता होगा जो नेट इनकम पैट होता है उस पर से पहले प्रेफरेंस डिविडेंड लेस होगा. प्रेफरेंस डिविडेंड लेस होने से इक्विटी अर्निंग्स आएगा, और वो इक्विटी अर्निंग्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करेंगे तो EPS आएगा. शुड आई रिपीट इट? मैंने बोला जो पैट होता है ना, पैट, वो पैट यूजुअली इक्विटी अर्निंग्स होता है. बट अगर प्रेफरेंस कैपिटल है तो पैट में से तो प्रेफरेंस डिविडेंड लेस होगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस मिलता है वो लेस होगा, फिर इक्विटी अर्निंग्स बचेगा, और फिर डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करेंगे तो EPS आएगा. तो एक्चुअली इट इज़ द इलास्टिसिटी ऑफ EPS विथ रिस्पेक्ट टू EBIT. बट सिंस प्रेफरेंस कैपिटल है नहीं तो क्यों फालतू में स्ट्रेस लें इसका, इसलिए आई एम सेइंग नेट इनकम टू EBIT. तो कोई स्टूडेंट अगर CA का स्टूडेंट है, BCom का स्टूडेंट है और BCom में करेगा, तो यू कांट टेल मी दैट सा आपने गलती पढ़ा दिया था. आई एम टीचिंग इन द लेवल दैट इज रिक्वायर्ड इन द जनरल क्वेश्चंस दैट आर पिक्ड अप, ठीक है. तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज एक बार आप लोग बोलेंगे, इट इज द इलास्टिसिटी ऑफ व्हाट विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट. Degree of financial leverage is the elasticity of what with respect to what? Degree of financial leverage is the elasticity of what with respect to what? Degree of financial leverage is the elasticity of what with respect to what? Wait कर रहा हूं. चैतन्य ने उल्टा लिखा है, चैतन्य ने उल्टा लिखा है, बहुत जन उल्टा लिख रहे हैं. It is the elasticity of net income to EBIT.
और कई जन लिख रहे हैं EBIT टू नेट इनकम, एकदम रॉन्ग। EBIT x है, नेट इनकम y है। इलास्टिसिटी ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इलास्टिसिटी ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके, इलास्टिसिटी ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इलास्टिसिटी ऑफ नेट इनकम टू EBIT, इलास्टिसिटी ऑफ नेट इनकम टू EBIT। सर आप इतने बार क्यों बोल रहे हैं, क्या करें, लोग मिस्टेक कर रहे हैं ना। इलास्टिसिटी ऑफ नेट इनकम टू EBIT, तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज पहले अपने सिलेबस में अलग से LOS था, अलग चैप्टर में, अब वो हट गया, प्री रिक्विजिट में। अब केवल फीलिंग चाहिए। क्या फीलिंग चाहिए? जिस कंपनी में डेट ज़्यादा होगा सर, उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस ज़्यादा होगा, और जब EBIT बढ़ेगा तो इंटरेस्ट तो बढ़ेगा नहीं, EBIT बढ़ेगा तो इंटरेस्ट बढ़ेगा नहीं, तो नेट इनकम जोर से भागेगा। अगर EBIT गिरेगा तो इंटरेस्ट तो चेंज होगा नहीं, तो नेट इनकम जोर से गिरेगा। यानी जिस कंपनी का डेट ज़्यादा उस कंपनी का DFL ज़्यादा, जिस कंपनी का डेट ज़्यादा उसका DFL ज़्यादा। जैसे पहले पढ़े थे, जिस कंपनी का ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट ज़्यादा, रेंट, डेप्रिसिएशन वगैरह, उसका DOL ज़्यादा, ऑपरेटिंग लेवरेज ज़्यादा है। तो जिस कंपनी का डेट ज़्यादा उस कंपनी का DFL ज़्यादा। डजेंट मैटर, मैं वापस से रिपीट करूँ तो, जिस कंपनी का डेट ज़्यादा उस कंपनी का DFL ज़्यादा। DFL इज़ नॉट अ पार्शियल मेजर ऑफ फाइनेंशियल रिस्क, DFL इज़ अ मेजर ऑफ फाइनेंशियल रिस्क, ओके। DFL is a measure of financial risk. जबकि if you remember, I don't know how many people pay a lot of attention, DOL is a partial measure of business risk. किसको किसको याद है? DOL जो है पूरे business risk को कैप्चर नहीं करते। DOL is a partial measure of business risk. Okay, DOL is a partial measure of business risk, but DFL is a measure of financial risk, not a partial measure. DFL मतलब financial risk. किसको किसको ध्यान है कि DOL जो है वो पार्शियल मेजर था। क्यों पार्शियल था ये भी याद है? बिकॉज सब बिजनेस रिस्क ऑल्सो हैपन्स ड्यू टू चेंजेस इन प्राइस, ड्यू टू चेंजेस इन वेरिएबल कॉस्ट, उसके कारण भी EBIT भागता है। बिजनेस रिस्क वॉज द वॉलेटिलिटी ऑफ EBIT, उसका एक पोर्शन इज बिकॉज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। तो DOL इज अ पार्शियल मेजर ऑफ बिजनेस रिस्क, वेल DFL इज फाइनेंशियल रिस्क। तो शेयर होल्डर्स जो है ना कंपनी के, वो दो रिस्क बेयर करते हैं, एक तो बिजनेस का रिस्क, एक फाइनेंशियल रिस्क। शेयर होल्डर्स दो रिस्क बेयर करते हैं, एक बिजनेस का रिस्क और एक फाइनेंशियल रिस्क। एक बिजनेस का रिस्क और एक फाइनेंशियल रिस्क, दो रिस्क बेयर करते हैं, ठीक है। शेयर होल्डर्स, अगर बिजनेस का रिस्क ज़्यादा है तो डेट ज़्यादा लेना चाहिए या कम? जिस धंधे में रिस्क ज़्यादा है उस धंधे में डेट ज़्यादा लेना चाहिए या कम? जिस धंधे में बिजनेस रिस्क ज़्यादा है उस धंधे में डेट ज़्यादा लेना चाहिए या कम? कॉमन सेंस की बात है। जिस धंधे में बिजनेस रिस्क ज़्यादा है उसमें डेट ज़्यादा लेना चाहिए या कम? कम, ओके। नाउ ये जो चीज़ आप बोल रहे हो ना अभी, ये आपके ज़िंदगी भर काम आने वाला है, ज़िंदगी भर। बट मैंने देखा है स्टूडेंट्स लोग एकेडमिकली एग्जाम में आंसर राइट कर देंगे, व्हेन इट कम्स टू रियल लाइफ दे फॉरगेट। और फिर क्या फ़ायदा पढ़ाई का? अगर पढ़ाई रियल लाइफ में ही आप भूल जाएंगे तो वही कर्ण वाला बात हो गया कि कर्ण जिंदगी भर बहुत अच्छा धनुधारी बना, ठीक है, बट जब मेन मौका आया अर्जुन से लड़ने का उस समय, तो इन दैट केस सारा का सारा समाप्त, ठीक है। लेट्स होप ऐसा नहीं हो, आप समझे। दिस इज अ सेंट्रल मैसेज दैट whether debt should be high or low, number one, it depends upon whether business risk is high or low. If business risk is high, debt should be low. If business risk is low, debt should be high. This is not the only answer, but this is one concrete answer. If you give this answer in an interview, nobody can cancel you. ठीक है? Let's talk about a firm जिसने mistake किया इस बारे में. Let's talk about a firm, and I would like you all to carry out a detailed analysis of that firm at your own level. The Tata Group. With all the respect that we have for late Ratan Tata, with all the respect that we have for the late Ratan Tata, it is a fact that Tata Group ने कैपिटल स्ट्रक्चर को यानी डेट को बहुत ही गलत तरीके से हैंडल किया है. इट हैज़ फॉरगॉटन बेसिक नॉलेज, ओके, बेसिक कॉमन सेंस विच इज़ टॉट इन फाइनेंस. आप एक यूट्यूब वीडियो सुनेंगे, जानते हैं टाटा ना नैनो कार फोर्ड को बेचने गया था और फोर्ड ने क्या बोलते हैं बेइज्जत कर दिया था रतन टाटा को. बोला जब गाड़ी आता नहीं हो तो बनाते क्यों हो. उसके बाद पता है 2008-9 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ ना, तो रतन टाटा जाके चेक फेंका और क्या बोलते हैं लैंड रोवर जैगवार को खरीदा. ठीक है, तो ये सब ना छाती बड़ा करने के लिए बहुत मज़ा आता है. वाह मज़ा आ गया इंडियंस का. बट द पॉइंट इज दैट द अमाउंट विच वॉज पेड
to acquire Jaguar and Land Rover, the amount which was paid to acquire Jaguar and Land Rover, okay, and the debt that Tata Group had to take for that purpose, it was not any sense at all. Sir, did the market reward the same? No. Market punished Tata Group like anything. From 2008-9 से लेके 2020 तक 10 साल, 2008-9 से लेके 2020 तक 10 साल, ओके 10 साल टाटा मोटर्स का स्टॉक ग्रॉसली अंडर परफॉर्म किया है, सबसे वर्स्ट स्टॉक हुआ है। 2008-9 के बाद से लेके 2020 तक टाटा मोटर्स का स्टॉक का परफॉर्मेंस वाज पैथेटिक, नॉट ओनली कंपेयर्ड टू द अदर साइड ऑफ द मार्केट बट ऑल्सो कंपेयर्ड टू द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, कंपेयर्ड टू मारुति एंड ऑल, ठीक है, पैथेटिक परफॉर्मेंस। उसके बाद जाके 2020 में जब टाटा मोटर्स फुल फ्लेजेड ईवी में गया, इट वाज द लीडर इंडिया में। इफ टेस्ला वाज द लीडर ओवर हियर, यहां पे भावेश अग्रवाल नहीं था, भावेश अग्रवाल अभी आया है, ओके, जुम्मा चुम्मा 2 साल हुआ है भावेश अग्रवाल को। टाटा मोटर्स, इट वेंट इनटू ईवी लाइक एनीथिंग as a result of the technology gained from Jaguar Land Rover and being in that space, okay, Britain के space में, it was able to understand and get into it, and then Tata Motors का stock जो भागा है ना 2020 पे कोविड के बाद, oh God, टाटा मोटर्स के स्टॉक का चार्ट देखना 2020 के बाद क्या भागा है, it was a unidirectional rise, okay, but it is one of the best lessons that we can learn. Kingfisher वगैरह का तो बात ही अलग है, वरुण मंगा छोड़ो, let's take respectable names who can make mistakes, ठीक है। So business cannot be done on account of ego, business has to be done on account of financial common sense, and that was a wrong decision taken by Tata Motors. The same decision was taken by Tisco. Tisco is the steel one na, Tisco acquired Chorus. It was a leveraged buyout. नहीं, not leveraged buyout, और ऐसे भी LBO का मतलब आप लोग जानते नहीं है। Tisco acquired Chorus financed by debt, and once again Tisco का स्टॉक, ठीक है, ग्रॉसली अंडर परफॉर्म किया, बिकॉज ये सब जो बिजनेस है ना, ऑटोमोबाइल बिजनेस, स्टील बिजनेस, दीज आर सिक्लिकल बिजनेस, आप लोग को पता है, ऑटोमोबाइल बिजनेस, स्टील बिजनेस, दीज आर सिक्लिकल बिजनेस, और ये सिक्लिकल बिजनेस में आप बहुत ज्यादा डेट ले नहीं सकते हो। मार्केट विल से थम्स डाउन, नो मैटर यू आर टाटा और बाटा और व्हाटएवर, ठीक है, मार्केट विल से थम्स डाउन। सो आई एम सॉरी दैट आई डाइवर्टेड इनटू टाटा ग्रुप, बट आई नीड टू टेल यू द फेटल कंसिक्वेंसेस ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, स्पेशली इन अ बिजनेस जहां पे बिजनेस रिस्क हाई है, ओके, जहां पे बिजनेस रिस्क हाई है। होप द मैसेज इज कम्युनिकेटेड, होप द मैसेज इज कम्युनिकेटेड। यस प्रिया, भूमि, क्या हाल है? अभी तक क्या पढ़ाए हैं सर? अभी तक सर केवल ये बताए हैं कि अपने बिजनेस रिस्क अगर हाई होता है तो अपने को डेट कम लेना चाहिए, केवल ये बताए हैं। और इसके चक्कर में डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज जो है वो डिफाइन किए, उसका इलास्टिसिटी का फॉर्मूला बताए, परसेंटेज चेंज इन नेट इनकम बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT, किसका ज़्यादा होगा? उसका ज़्यादा होगा जिसका डेट ज़्यादा है। DFL is a measure of financial risk, is a measure of financial risk। चलो ये थोड़ा सा लिख लेते हैं, ये थोड़ा सा लिख लेते हैं। वी कैन नॉट गो जैसे बुक वाला गया है, ओके, वरना द क्लास विल बी वेरी वेरी नॉन कम्युनिकेटिव। बुक में जिस तरह से लिखा है दैट इज नॉट द प्रॉपर वे टू टीच दिस पोर्शन, स्पेशली टू ऑडियंसेस हु आर बिल्डिंग देयर बेस इन फाइनेंस। हनी, द वर्ड इज सिक्लिकल बिजनेस। हनी चंचलानी, इसको बोलते हैं सिक्लिकल, CYCLICAL, साइकिल होता है ना, साइकिल, सिक्लिकल बिजनेस, SISLICAL नहीं होता है, CY, ओके, सिक्लिकल बिजनेस, साइकिल से आता है, सिक्लिकल बिजनेस। एनीवेज, कौन सा आपने को जाके लिखना है वहां पे? सो वी आर इनटू LOS नंबर E। LOS नंबर E डील्स विथ कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स and sources of capital। Investment decision, financing decision, पैसा लगाते कहाँ हो,
पैसा उठाते कहां से हो। ओके, आई होप ये कॉपी हो गया। मैंने लिखा है कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड सोर्सेज ऑफ कैपिटल। कैपिटल इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन और उसको बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन, सोर्सेज ऑफ कैपिटल को। इन्वेस्टमेंट डिसीजन वर्ड अगर समझ में नहीं आया तो आई हैव रिटन पैसा लगाते कहाँ हो, वेयर डू यू पुट योर मनी। फाइनेंसिंग डिसीजन, पैसा उठाते कहाँ से हो। आई डोंट वांट पीपल टू आस्क मी सर वो क्या लिखा हुआ, ये क्या लिखा हुआ है, जो पूछना है पूछ लो। हिंदी लिखा है लास्ट में, पैसा लगाते कहाँ हो, पैसा उठाते कहाँ से हो। You will earn ROIC. You will suffer WACC. किसका फुल फॉर्म समझ में आ रहा है? आप जो पैसा लगाते हो उस पर जो कमाओगे दैट इज ROIC। आप जो पैसा उठाओगे उस पर कॉस्ट लगेगा ना, इक्विटी शेयर होल्डर्स डेट होल्डर्स को रिटर्न देना पड़ेगा, उसको बोलते हैं WACC। दोनों में से किसका फुल फॉर्म आप लोग ट्राई करोगे? सो आई कैन सी ROIC का फुल फॉर्म करेक्ट आ रहा है स्टूडेंट से। अंश लांबा ने ऑल दो सेम नहीं बोला बट इट्स ओके, चलेगा। अंश लांबा ने जो बोला ROIC का फुल फॉर्म ट्राई, प्लीज ट्राई। आपने पैसा लगाया ना प्रोजेक्ट में तो आप रिटर्न कमाओगे। करेक्ट, वेरी गुड, सब ने करेक्ट बोला है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, दिस इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल एंड दिस इज weighted average cost of capital. Weighted average cost of capital. Okay, weighted average cost of capital. Now WACC जो weighted average cost of capital है, जिसको represent किया जाता है KC से, इसको represent कर रहे R से। Return on invested capital को मैं R बोल रहा हूँ और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मैं केसी बोल रहा हूँ। सपोज अपने में से कोई स्टूडेंट बोलेगा सर मेरे को दोनों समझ में नहीं आया, तो मैंने समझाया कहाँ है? मैं समझा रहा हूँ, गिव मी द टाइम, यू हैव टू बी विथ मी। तो मैंने बोला कि सपोज कोई स्टूडेंट बोलता है कि सर ROIC और केसी समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ वेट करें, लेट मी एक्सप्लेन। यस, तो इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन WACC मैं आपसे डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जवाब दीजिए, बिकॉज अभी तक तो सिखाया नहीं है। लेट्स सी आप क्या जवाब देते हैं। सर मैंने चेक किया, जो फर्म है ना, फर्म जिसका मैं स्टडी कर रहा हूँ एज एन एनालिस्ट, वो फर्म आधा पैसा डेट से उठाता है और आधा पैसा इक्विटी से। आधा डेट से उठाता है और आधा इक्विटी से। डेट पे जो उसको कॉस्ट पे करना पड़ता है वो है 10% और इक्विटी पे जो कॉस्ट पे करना पड़ता है वो है 18%। तो इन दैट केस व्हाट इज़ द WACC? फर्म आधा पैसा डेट से उठाता है, आधा पैसा इक्विटी से, आधा आधा, हाफ हाफ। डेट का जो कॉस्ट है कंपनी के लिए वो है 10% और इक्विटी का कॉस्ट है 18%। सो व्हाट इज द WACC? व्हाट इज द WACC? हनी चंचलानी का मार मूर के रॉन्ग है, धरती आकाश फाड़ के रॉन्ग है, सांची का भी रॉन्ग है, बाकी सबका राइट है। आंसर इज 14%। आंसर इज 14%। आंसर इज 14%। हनी चंचलानी का पूरा दुनिया फाड़ के रॉन्ग है। ओके, 14%। मैंने हाफ हाफ बोला था। आधा पैसा अपने डेट से उठाते हैं, उसका कॉस्ट 10 है, और आधा पैसा इक्विटी से उठाते हैं, उसका कॉस्ट 18 है। तो इन दैट केस वेटेड एवरेज क्या हुआ? हाफ ऑफ 10 प्लस हाफ ऑफ 18 इक्वल टू 14%। हाफ ऑफ 10 प्लस हाफ ऑफ 18 इज इक्वल टू 14%। इसमें कोई नॉलेज की बात नहीं थी, इसमें कॉमन सेंस की बात थी कि सर आपने पढ़ाया नहीं है, पढ़ाने का जरूरत नहीं था। ओके, इट वाज कॉमन सेंस कि आधा पैसा आप उठा रहे हो 10% पे। चलो अमाउंट वाइज बताएं, 500 करोड़ उठाया 10% पे, तो उसको पे करना है 500 का 10% 50, और 500 करोड़ उठाया 18% पे, उसको पे करना है 500 का 18% 90।
तो 50 पे करना है, 90 पे करना है, ऑन द होल कितना पे करना है, 90 प्लस 50 140, 90 प्लस 50 140, टोटल कितना पैसा उठाया था 1000, 140 बाई 1000 इंटू 100 14%। सब कैन यू रिपीट सर? कोई बोल रहा होगा, फिर से बोल रहा हूँ, 500 करोड़ उठाया डेट से, उसका कॉस्ट 10%, 500 करोड़ इक्विटी से उठाया, उसका कॉस्ट 18%, तो 500 का 10% इज 50, 500 का 18% इज 90, 90 प्लस 50 140, 140 कॉस्ट है, डिवाइड बाय 1000 फंड्स है, 140 बाय 1000 इक्वल टू 14%, इक्वल टू 14%, इक्वल टू 14%। ठीक है, हनी चंचलानी सेइंग ओके, तो लेट मी सी वेदर इट इज इंडीड ओके और नॉट। क्वेश्चन चेंज्ड, ध्यान दीजिएगा। डेट से जो पैसा उठाते हैं उसका कॉस्ट 10% है, इक्विटी से जो पैसा उठाए उसका कॉस्ट 18% है, 18% है। पर मैंने चेक किया, मेरा जो फर्म है उसका 75% पैसा डेट से उठाया हुआ है और 25% इक्विटी से। 75% डेट से उठाया हुआ है, 25% इक्विटी से। व्हाट इज द WACC? 75% डेट से उठाया हुआ है, 25% इक्विटी से। व्हाट इज द WACC? 75% डेट से उठाया हुआ है, 25% इक्विटी से। व्हाट इज द WACC? 75% डेट से उठाया हुआ है, 25% इक्विटी से। व्हाट इज द WACC? वेरी गुड, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर ऑफ हनी चंचलानी एंड प्रिया। सूरज कुमार गुप्ता का रॉन्ग है, अभी तक केवल सूरज कुमार गुप्ता का रॉन्ग है, चैतन्य पंकज का रॉन्ग है। 75% पैसा आप डेट से उठाते हो, 25% पैसा आप इक्विटी से उठाते हो, आपको 10 और 18 का वेटेड एवरेज करना है। हनी चंचलानी का रॉन्ग है फिर से, हनी चंचलानी का रॉन्ग है फिर से। वेटेड एवरेज 0.75 इंटू 10 प्लस 0.25 इंटू 18 कीजिए। 0.75 इंटू 10 प्लस 0.25 इंटू 18, 0.75 इंटू 10 प्लस 0.25 इंटू 18, 0.75 इंटू 10 प्लस 0.25 इंटू 18, 0.75 इंटू 10 प्लस 0.25 इंटू 18। ईशान का रॉन्ग है, तो 0.75 इंटू 10 क्या हुआ 7.5 और 0.25 इंटू 18 क्या हुआ 4.5। 7.5 प्लस 4.5 12%, 7.5 प्लस 4.5 12%। 0.75 इंटू 10 कर लो, क्या आएगा 7.5। 0.25 इंटू 18 क्या आएगा 4.5, 7.5 प्लस 4.5 12%। 12% इज द आंसर, 12% इज द आंसर। सूरज बोल रहे सर मैंने ऑपोजिट वेट ले लिया था। हनी चंचलानी का भी आंसर आ गया, तो इसी बात पे सर शर्माना क्या। और एक लास्ट ले लेते हैं, 60% डेट से उठाता है, 40% इक्विटी से। 60% डेट से उठाता है, 40% इक्विटी से। कॉस्ट वही है 10 और 18। डेट का कॉस्ट 10, उस पर 60% उठाते हैं, और इक्विटी का कॉस्ट 18, उस पर 40% उठाते हैं। व्हाट इज द WACC? व्हाट इज द WACC? व्हाट इज द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल? जो पैसा उठाते हैं उसका वेटेड एवरेज कॉस्ट क्यों है, क्या है? अनहाद का आंसर आ गया, अमित केडिया का आंसर आ गया, विवेक मंगला का आंसर आ गया, वरुण का आंसर आ गया, और इंद्राला का आंसर राउंडिंग ऑफ में रॉन्ग है। गुड। चिराग महेश्वरी का एज यूजुअल रॉन्ग है, 13.2% आंसर है। आंसर इज 13.2%। 0.6 इंटू 10 6% प्लस 0.4 इंटू 18, 0.6 इंटू 10 प्लस 0.4 इंटू 18, 0.6 इंटू 10 क्या हुआ 6, और 0.4 इंटू 18 क्या हो गया आई थिंक 7.2, 6 प्लस 7.2 13.2%, 13.2%, 13.2%। अगर अपने BCom करते रहते या CA करते रहते तो ऐसा 250 सम्स करते, ऐसा 250 सम्स करते, वो भी लिख लिख के सजा सजा के, ठीक है, बढ़िया हैंड राइटिंग में, और स्टूडेंट खुश होता क्या बढ़िया समझ में आया है, और समझ में कुछ नहीं आया है। द थिंग इज दैट आप जो कैपिटल रेज करते हो ना अलग अलग सोर्सेज से, उनका कॉस्ट अलग अलग है, तो अकॉर्डिंगली ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा वेटेड एवरेज। ओके, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होगा वेटेड एवरेज। जितना प्रोपोर्शन आप डेट से रेज करते हो वो उसका वेट हो गया,
जितना प्रपोर्शन आप इक्विटी से रेस करते हो वो इक्विटी का वेट हो गया। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल WACC। अब एक होशियार चंद आया, सोमिल कंचानी, वो बोला सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपने कैसे बोला? तो मेरा एक लिमिटेशन है, मैं धीरे धीरे ही पढ़ा पाऊंगा। मेरा एक लिमिटेशन है कि मैं धीरे धीरे ही पढ़ा पाऊंगा, ठीक है ना? तो मेरे को टाइम लगेगा बताने में। तो WACC आपको क्लियर हो गया कि यस सर सिंपल है, आप अलग अलग जगह से पैसा रेज करते हैं, अलग अलग कॉस्ट लगता है, तो इन दैट केस वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालते हैं अपने, ठीक है, अपने वेटेड एवरेज कॉस्ट निकालते हैं। अब पहुंचते हैं सर वो जो डेट है ना, वो डेट का आपने 10% कॉस्ट कैसे बोला? सर डेट का आपने 10% कॉस्ट कैसे बोला? समझा रहा हूं, सुनना प्लीज। अलग फिगर्स है। एक कंपनी का अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 100 करोड़ है। एक कंपनी का अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 100 करोड़ है, EBIT, इंटरेस्ट के पहले का प्रॉफिट। उस कंपनी ने 500 करोड़ का डेट लिया 10% पे। 500 करोड़ का डेट लिया 10% पे, तो उसको इंटरेस्ट कितना पे करना है? 50 करोड़। इंटरेस्ट पे करना है 50 करोड़, करेक्ट है? 500 का 10% 50 करोड़, तो EBIT 100 करोड़ था। 100 करोड़ में से 50 करोड़ लेस होगा, EBIT माइनस इंटरेस्ट, तो आएगा PBT, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स अपना आया 100 माइनस 50 इक्वल टू 50। सर आप फिगर्स बोर्ड पे लिख के क्यों नहीं दिखा रहे हैं? दिखा दूंगा, वो लिखा के दिखाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है? और ऐसे भी जो लोग मल्टीपल चॉइस एग्जाम दे रहे हैं उनका धीरे धीरे ब्रेन अट्यून होना चाहिए कि हम लोग इजी से आराम से बोला हुआ फिगर्स को मन में ले सकते हैं, और जो नहीं ले सकता है वो कॉपी में स्क्रैच करके लिखे ना, स्क्रब करके, जैसे प्रिया लिखती है, ठीक है? तो मैंने बोला 100 करोड़ का EBIT है, ठीक है, और डेट जो है ना वो 500 करोड़ लिए 10% इंटरेस्ट पे, ICICI बैंक से लोन लिए 10% पे, तो 50 करोड़ का इंटरेस्ट है। तो EBIT में से तो इंटरेस्ट लेस होगा ना, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से 50 करोड़ लेस होगा, तो लेस होगा तो क्या बचेगा? PBT। PBT का फुल फॉर्म तो पता होगा, PBT। तो PBT इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, PBT इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 100 माइनस 50 इक्वल टू 50 करोड़। 50 करोड़। अगर टैक्स रेट 30% है तो टैक्स अमाउंट बताओ। टैक्स रेट अगर 30% है तो टैक्स अमाउंट बताओ। PBT 50 करोड़ आया, टैक्स रेट अगर 30% है टैक्स रेट, तो व्हाट इज द टैक्स अमाउंट? टैक्स अमाउंट पूछ रहा हूं, 30% टैक्स रेट है, तो व्हाट इज द टैक्स अमाउंट? सबका जवाब आया है 15 करोड़, हनी का भी सबका जवाब 15 करोड़। सर 50 करोड़ पे 30%, क्या टाइम पास कर रहे हैं सर? हम लोग इतने थोड़ी बेवकूफ़ है। 50 करोड़ पे 30%, 15 करोड़ का टैक्स है, 15 करोड़ का टैक्स है, तो 50 माइनस 15 35 करोड़ का नेट इनकम हो गया। 50 माइनस 15 35 करोड़ का नेट इनकम हो गया। प्लीज रफ वर्क कीजिए, रफ वर्क, प्लीज रफ वर्क कीजिए कॉपी में, रफ वर्क कीजिए, रफ वर्क लीजिए, रफ वर्क। और रफ वर्क में EBIT 100 करोड़ लेस इंटरेस्ट 10% ऑफ 500 करोड़ 50। EBIT 100 करोड़ लेस इंटरेस्ट 10% ऑफ 500 करोड़ 50, तो आ गया PBT 50 करोड़। PBT 50 करोड़। सर आप लिखाइए ना, मैं सुंदर से लिख नहीं पा रहा हूँ, सुंदर से मतलब ही नहीं है, जो जितना गंदा लिख रहा है उतना उसको फायदा है, मेरे को सुंदर नहीं चाहिए। PBT 50 करोड़ लेस टैक्स एट द रेट ऑफ 30%, लेस टैक्स एट द रेट ऑफ 30%, 15 करोड़, 50 पे 30% 15, तो आ गया नेट इनकम पैट आ गया 35 करोड़, आ गया सबका, पैट आ गया 35 करोड़, पैट 35 करोड़ सबका आ गया, पैट 35 करोड़ सबका आ गया, पैट 35 करोड़ सबका आ गया, कॉपी में लिखा गया आपका, अज्यूम कर रहा हूं, ठीक है ना? पैट 35 करोड़ सबका आ गया। अब लिखना मत सुनना, अगर ये फर्म अनलीवर्ड होता, ये वर्ड सुनना, अनलीवर्ड का मतलब देयर इज नो डेट। अगर ये फर्म अनलीवर्ड होता, क्या होता? अनलीवर्ड मतलब नो डेट, ठीक है? तो एक काम करो, जो आपका कॉलम चला है ना 100 माइनस
50, 50, 50 माइनस 15, 35, उस कॉलम के एकदम बगल में राइट साइड में और एक कॉलम बनाओ और लिखो अनलीवर्ड ब्रैकेट नो डेट। उसके बगल में और एक कॉलम बनेगा, उसका हेडिंग है अनलीवर्ड ब्रैकेट नो डेट। आई होप यू आर राइटिंग प्रिया। अनलीवर्ड मतलब नो डेट, लिख लिया आपने। अब चलो फिर से लिखते हैं, EBIT 100 करोड़, EBIT 100 करोड़, ठीक है। इंटरेस्ट कितना इस बार, इंटरेस्ट कितना, फटाफट जवाब दो, इंटरेस्ट कितना? तीर्थ, पार्थ, अमन, अमित केडिया, जवाब दीजिए। सौरभ, सांची, इंटरेस्ट कितना? 0। यज्ञेश बोल रहा है 100, सुना नहीं होगा उसको। मैंने बोला अनलीवर्ड माने नो डेट, तो डेट नहीं तो ब्याज क्या चीज का देंगे, ठीक है, 0 लिख दो, इंटरेस्ट 0। वरुण बंका बोल रहा है 30। वरुण क्या हो जाता है तुम्हारे, कभी कभी समझ नहीं पाते हैं। एनीवेज, तो इन दैट केस इंटरेस्ट 0, तो इन दैट केस पीबीटी आया 100, इंटरेस्ट 0 तो पीबीटी आया 100, पीबीटी 100 आया तो टैक्स कितना? 30, टैक्स 30, तो प्रॉफिट क्या बचा? 70 आ गया होगा। 100 माइनस 0 100, 100 माइनस 30 इक्वल टू 70 आ गया, 70, ठीक है, 70। बहुत बढ़िया, आपके कॉपी में लिखा हुआ है, कोई कुछ बोल नहीं सकता है। तो प्लीज एक बार जो टैक्स वाला अमाउंट है ना, जो आपने टैक्स लिखा है, एक बार 15 एक बार 30, उसको बॉक्स में डालो। टैक्स को पूरा बॉक्स में डालो, पूरा उस पूरे रो को बॉक्स में डालो। बॉक्स में डालना सबको आता है। टैक्स एक बार 15 आया था, एक बार 30 आया है। टैक्स 15 आया और 30 आया है। सेकेंड केस में टैक्स ज्यादा क्यों लगा? सेकेंड केस में टैक्स ज्यादा क्यों लगा? सेकेंड केस में टैक्स ज्यादा क्यों लगा? अनलीवर्ड वाले में टैक्स ज्यादा क्यों लगा? अंश, केवल आपका वीडियो स्टकअप हो रहा है और किसी का नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग आपके लिए रुक रहे नहीं हैं। ये सेकेंड केस में टैक्स ज्यादा क्यों लगा? किशन बोल रहा है बिकॉज EBIT सेकेंड केस में ज्यादा था। एकदम गलत बोल रहा है किशन, काट कुट के रॉन्ग। किशन बोल रहा है बिकॉज सेकेंड केस में EBIT ज्यादा था। रोमित भी बोल रहा है एकदम गलत बोल रहा है, एकदम गलत। EBIT सेम था दोनों केस पे, 100 करोड़ 100 करोड़। EBIT दोनों केस पे सेम था, 100 करोड़ 100 करोड़। EBIT दोनों केस पे सेम था, 100 करोड़ 100 करोड़। सेकेंड केस में डेट नहीं था तो इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिला। सेकेंड केस में डेट नहीं था तो इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिला। इनकम टैक्स अथॉरिटी जो है ना, वो खर्चा का डिडक्शन अलाउ करती है। यानी आप जो माल बेचते हैं उस पर टैक्स नहीं चार्ज करती है। रॉ मटेरियल कॉस्ट लेस करते हैं, लेबर कॉस्ट लेस करते हैं, रेंट लेस करते हैं, ओके। वैसे ही इंटरेस्ट लेस करते हैं, ओके। रॉ मटेरियल कॉस्ट लेस करते हैं, लेबर कॉस्ट लेस करते हैं, रेंट लेस करते हैं, सेलिंग एक्सपेंस लेस करते हैं। वैसे इंटरेस्ट भी डिडक्टेबल एक्सपेंस है। तो जब मैं ये लैंग्वेज यूज करूंगा इंग्लिश में, इंटरेस्ट ऑन डेट इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस, तो प्रिया, हनी, क्या आपके लिए ओके है? इंटरेस्ट ऑन डेट इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस, ये इंग्लिश लैंग्वेज बोला जाएगा। इस इंग्लिश लैंग्वेज का मतलब हुआ इंटरेस्ट ऑन डेट रिड्यूस किया जाता है प्रॉफिट में, उसके बाद टैक्स चार्ज किया जाता है। तो प्रिया, हनी, भूमि, इज दिस लैंग्वेज गोइंग टू बी ओके विथ यू इन फ्यूचर कि इंटरेस्ट ऑन डेट इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस? बिकॉज ये फिगर्स काम नहीं आएगा, इंग्लिश काम आएगा। ये फिगर्स काम नहीं आएगा, इंग्लिश काम आएगा। सब आप तो बोले हम लोग को इंग्लिश लिखना ही नहीं है। अरे इंग्लिश काम आएगा मतलब समझने में और मल्टीपल चॉइस में, ठीक है। तो इंटरेस्ट का फायदा क्या है? इंटरेस्ट से टैक्स बचता है। इंटरेस्ट का बेनिफिट क्या है? इंटरेस्ट से टैक्स बचता है, इंटरेस्ट से टैक्स बचता है। हमारे केस में कितना टैक्स बचा है सर? 15 करोड़ बचा है सर, 15 करोड़ बचा है। क्योंकि अपना 30 करोड़ लगता बट 15 करोड़ लग रहा है जब डेट था तो 15 करोड़ का टैक्स सेविंग हुआ। ये 15 क्या है? 30% ऑफ 50। 15 क्या है? 30% ऑफ 50। कौन सा 50? इंटरेस्ट वाला 50। इंटरेस्ट अपना 50 था ना, उस 50 का 30% टैक्स बच गया। उस 50 का 30% टैक्स बच गया, ठीक है। उसको बोलते हैं इंटरेस्ट टैक्स शील्ड। क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट टैक्स शील्ड, इंटरेस्ट टैक्स शील्ड, इंटरेस्ट टैक्स शील्ड। अब सपोज कोई एग्जाम नवंबर 25 में अभी दे रहा है, नवंबर 25 में कोई एग्जाम दे रहा है और उसको ये चीज आता है और वो ये सारा चीज सुन रहा है, इसीलिए मना किया गया था
कि ये लेक्चर जो है ना इस चैप्टर का आपको दे दिया गया है, आप वो कर लो, फ्रेश लेक्चर मत करो। पर अगर आप कर रहे हैं तो आपको पूरा का पूरा प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, बिकॉज मैं आपके अनुसार नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है। एग्जाम्पल है विवेक मंगला, एग्जाम्पल है चिराग, इन दोनों का इच्छा था कि नहीं सा हम लोग नवंबर 25 में दे रहे हैं, फिर भी हम लोग को ये वाला लेक्चर करना है, ये चैप्टर, तो कीजिए। आई होप देयर इज नो कंप्लेन, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट का टैक्स डिडक्टिबिलिटी, इंटरेस्ट टैक्स शील्ड, ठीक है। तो इंटरेस्ट टैक्स शील्ड, इसलिए सुनिएगा, ये पूरा एग्जाम्पल मैंने क्यों लिया, ये बताने के लिए दैट द कॉस्ट ऑफ डेट इज नॉट द इंटरेस्ट रेट दैट द बैंक विल चार्ज। कॉस्ट ऑफ डेट is not the interest rate that the bank will charge. It is the interest rate minus the tax shield. It is the interest rate minus the tax savings. अपने केस में what was the interest rate? अमाउंट नहीं, इंटरेस्ट रेट क्या था 10%, और टैक्स कितना बचेगा उस पर 30% ऑफ 10 यानी 3%, 30% ऑफ 10 यानी 3% टैक्स बचेगा। तो 10 माइनस 3 7% इज द पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, 7% इज द आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। मैंने कहीं से पैसा उठाया, उस पर 10% ब्याज है, पर उस ब्याज की वजह से मेरा टैक्स बच गया, तो मेरा नेट में क्या गया 7, नेट में गया 7। ओके, इंटरेस्ट रेट इंटू 1 माइनस टी, पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, ये मेरे को बताना था, जिसमें मेरे को लास्ट का 10 मिनट लगा है। ओके, और वो भी मैंने लिखाया नहीं, आप लोग लिखे हैं थोड़ा सा, ठीक है। जो आप लोग लिखे हैं उसके नीचे लिखिए, उसके नीचे लिखिए, और जो आप लिखे उसके ऊपर लिखिए पहले। तो उसके ऊपर हेडिंग क्या हो गया, एक्सप्लेनेशन ऑफ इंटरेस्ट टैक्स शील्ड। ये जो चल रहा था आपका फिगर्स, ये हो गया एक्सप्लेनेशन ऑफ इंटरेस्ट टैक्स शील्ड, एक्सप्लेनेशन ऑफ इंटरेस्ट टैक्स शील्ड, ITS, एक्सप्लेनेशन ऑफ इंटरेस्ट टैक्स शील्ड। शील्ड माने सेविंग्स, शील्ड का मतलब कोई नहीं समझा, स्पेलिंग SHIELD, इंटरेस्ट टैक्स शील्ड। ओके, इंटरेस्ट टैक्स शील्ड मतलब इंटरेस्ट टैक्स सेविंग, उसका एक्सप्लेनेशन ये नंबर्स था। नंबर्स के नीचे लिखिए, नंबर्स के नीचे लिखने के पहले आपने एक कॉलम बनाया था अनलीवर्ड, बनाया था ना अनलीवर्ड, और जो उसके बगल वाला कॉलम था ना, लेफ्ट वाला कॉलम जिसपे 100 माइनस 50 किए थे, उस कॉलम के ऊपर लिख दो लीवर्ड। जो बगल वाला फर्स्ट कॉलम था उसके ऊपर लीवर्ड, तो पर्टिकुलर्स लीवर्ड अनलीवर्ड, पर्टिकुलर्स लीवर्ड अनलीवर्ड। अब जिन लोग को थोड़ा सुंदरता पसंद है उन लोग को बेटर लग रहा होगा, हाँ यार अब डिसेंट लग रहा है। पर्टिकुलर्स लीवर्ड अनलीवर्ड, लीवर्ड माने डेट है, अनलीवर्ड माने डेट नहीं है। उस टेबल के नीचे लिखिए। सो इन द लीवर्ड सिचुएशन, आप लिख रहे हो, सो इन द लीवर्ड सिचुएशन, सो इन द लीवर्ड सिचुएशन, सो इन द लीवर्ड सिचुएशन, इन द लीवर्ड सिचुएशन। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक डाउट है, ऋषभ गुहा बोल रहा है, ऋषभ गुहा का बढ़िया डाउट है, सुनिएगा। ऋषभ गुहा का बढ़िया डाउट है, वो बोल रहा है कि सर पर लीवर्ड सिचुएशन, ये क्या बोलते हैं, अनलीवर्ड सिचुएशन में नेट इनकम ज्यादा आया है। एक मिनट में आपको स्टॉप कर रहा हूं अपने आप को। ऋषभ गुप्ता का एक डाउट है कि अनलीवर्ड सिचुएशन में नेट इनकम ज्यादा आया है, कितना आया है 70, और लीवर्ड सिचुएशन में नेट इनकम क्या आया है 35। ऋषभ गुप्ता का डाउट है कि सर सब समझ गए आप जो बोले, पर एक चीज नोट कीजिए कि जो अनलीवर्ड है उसमें इक्विटी का जो इनकम है ना शेयर होल्डर्स के लिए वो 70, पर लीवर्ड में जो शेयर होल्डर्स को इनकम मिल रहा है दैट इज ओनली 35। आप डाउट समझ गए ऋषभ गुप्ता का। ऋषभ गुप्ता बोल रहा है सर इंटरेस्ट टैक्स शील्ड आई अंडरस्टूड, बट प्लीज लुक दैट नेट इनकम इज डिफरेंट। अनलीवर्ड में नेट इनकम ज्यादा आया है, लीवर्ड में नेट इनकम कम आया है, तो इनडायरेक्टली बोलना चाह रहा है एक तरह से डेट खराब भी तो है ना सर, डेट खराब भी तो है। ऋषभ गुप्ता का डाउट आप लोग समझ गए क्या? मैं फालतू में इतना डाउट को इंपॉर्टेंस देता नहीं हूं, बट आई थिंक आप लोग समझे हैं कि वो डाउट क्या पूछा है। किसको किसको डाउट समझ में आ गया, किसको डाउट क्या हो रहा है? ऋषभ गुप्ता बोल रहा है इंटरेस्ट का टैक्स शील्ड समझ गए, बट आप ये भी तो समझिए। आई होप यू अंडरस्टूड हिज डाउट, आई होप यू अंडरस्टूड हिज डाउट। बढ़िया डाउट को तो चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे, शेयर करेंगे। गुड, तो ऋषभ जवाब क्या है सुनना, ऋषभ जवाब क्या है सुनना, ऋषभ जवाब क्या है सुनना। अब सौरभ कुमार बोल रहा है मेरा भी एक डाउट है, तो भाई तुम डाउट लिख देना, बीच में देखा जाएगा तो तुम्हारा ही बोलेंगे, ऋषभ से मेरा कोई रिलेशन तो नहीं है। ठीक है, सुनो ऋषभ ठीक से सुनना, बाकी लोग भी ठीक से सुनना। हम लोग
जो पैसा उठाते हैं ना डेट से, इक्विटी से या केवल इक्विटी से, हम लोग जो पैसा उठाते हैं डेट से, इक्विटी से या केवल इक्विटी से, उस पैसे से प्लांट एंड मशीनरी ये सब बाई करते हैं और बाई करने के बाद उस पर प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन होने से सेल्स होता है, सेल्स करने में रॉ मटेरियल कॉस्ट लगता है, लेबर कॉस्ट लगता है, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस लगता है, डिप्रिसिएशन लगता है, तब हम लोग EBIT पे पहुंचते हैं। तो ऋषभ, अनलीवर्ड सिचुएशन में 500 करोड़ कहाँ से आएगा? जो लीवर्ड में तुमने लिखा था ना 10% और 550 करोड़, तो अनलीवर्ड में वो 500 करोड़ कहाँ से आएगा? इज़ इट पॉसिबल कि 500 करोड़ जो है कहीं से नहीं आएगा और उसके बावजूद भी EBIT 100 करोड़ हो जाएगा? ऋषभ गुप्ता, जो अनलीवर्ड सिचुएशन है उसमें 500 करोड़ तो शेयर होल्डर्स को लाना पड़ेगा। तो इसका मतलब जो फर्स्ट सिचुएशन था, पहला वाला लीवर्ड, उस पर शेयर होल्डर्स को सपोज 200 लाना पड़ा, 500 करोड़ डेट से आया, 200 करोड़ शेयर होल्डर्स लाए, टोटल सपोज 700 करोड़ इन्वेस्टेड कैपिटल है। वेरी गुड क्वेश्चन ऋषभ, ठीक से सुनना। जो फर्स्ट सिचुएशन है उस पर 500 करोड़ डेट से आया, 200 करोड़ शेयर होल्डर्स लाए, टोटल 700 करोड़ का इन्वेस्टेड कैपिटल है। और जो अनलीवर्ड सिचुएशन है उस पर पूरा 700 करोड़ कौन लाया है? शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो 700 करोड़ शेयर होल्डर्स को लाना पड़ा। तो तुमको जो दिख रहा है ना 70 करोड़ मिला सर उन लोग को, 700 करोड़ लगा के 70 करोड़ मिला, और फर्स्ट सिचुएशन में 200 करोड़ लगा के 50 मिला, 35 मिला। तो 200 पे 35 कमाना, व्हाट इज द रिटर्न? 200 पे 35, व्हाट इज द रिटर्न प्लीज? 200 करोड़ पे 35 कमाया, तो क्या परसेंटेज रिटर्न है इक्विटी के लिए बताओ? 200 करोड़ इक्विटी लगाया और 35 करोड़ कमाया, व्हाट इज द रिटर्न? 200 इक्विटी लगाया और उस पर 35 करोड़ कमाया, व्हाट इज द रिटर्न? 200 करोड़ इक्विटी कमाया और 35 करोड़ अर्न किया, व्हाट इज द रिटर्न? 17.5%। ओके, रिटर्न ऑन इक्विटी बोलते हैं इसको, ROE। क्या बोलते हैं? ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। ROE, दिस इज नॉट कॉस्ट ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी 17.5। बट सेकेंड सिचुएशन में 700 करोड़ इक्विटी लगाया और 70 करोड़ कमाया, 700 करोड़ इक्विटी लगाया और 70 करोड़ कमाया, क्या कमाया? 10%। 700 करोड़ इक्विटी लगाया और 70 करोड़ कमाया, 10% कमाया। आर यू अंडरस्टैंडिंग द ब्यूटी ऑफ डेट? आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्या बोल 14%? क्या नहीं नहीं, सेकंड में 700 करोड़ इक्विटी लगाया और 70 कमाया ना, तो 70 बाई 700 10% ही तो हुआ। पता नहीं कौन 14% बोल रहा था, पागल हो गए। तो इन दैट केस यू कैन सी द ब्यूटी ऑफ डेट। कैन यू सी द ब्यूटी ऑफ ड्राइविंग फास्ट? कि अगर आप ड्राइव फास्ट करते हो हाई गियर में तो डेस्टिनेशन में पहले पहुंचोगे ना। ओके, अगर आप डेट यूज़ करते हो बिजनेस में तो ऐसा नहीं वो खराब ही है, उसका फ़ायदा भी तो है। 17.5% ओनर्स को मिला, ऐसे 14% मिलता। 17.5% ओनर्स को मिला, ऐसे 14% मिलता। दिस इज सो गुड। ओके, बेस से जो अंडरस्टैंडिंग है इतना बढ़िया हो रहा है ना जिसका कोई लिमिट नहीं है। तो कुछ स्टूडेंट जैसे सूरज कुमार गुप्ता का थोड़ा बहुत बेस नॉलेज है फाइनेंस में, तो कुछ टर्म्स यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, बोल रहे सर दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। यस, दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, कि इक्विटी को दिखा के डेट रेस करना, डेट पे कमती ब्याज देना, ठीक है, और इक्विटी के लिए ज़्यादा रिटर्न कमाना। इक्विटी को दिखा के डेट रेस करना और डेट पे कमती ब्याज देना और बाकी सारा पैसा इक्विटी को मिला विदाउट पैसा लगाए हुए, दैट इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मतलब ड्राइविंग द कार एट अ हायर गियर। ओके, गियरिंग, GEARING, गियरिंग, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, लेवरेजिंग, ठीक है, दैट इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। चिराग महेश्वरी बोल रहा है सर इज वेदांता केस ऑफ दिस? वेदांता कुड हैव यूज्ड अ लॉट ऑफ डेट, बट वेदांता केस ये थोड़ी है। वेदांता केस अलग है कि वो एक्सप्लॉइट कर रहा है पब्लिक शेयर होल्डर्स को खुद के फायदे के लिए, दैट इज वेदांता केस। कोई भी कंपनी जिसने डेट लिया उसका ये केस है, पर क्या वो डेट हमेशा फेवरेबली 14 के बदले 17.5 पे रिजल्ट करता है? नहीं, 14 के बदले कंपनी डूब भी जाता है, ताला भी लग जाता है। ओके, ताला भी लग जाता है। आई थिंक मेरे को लिखाना चाहिए। प्रिया बोल रही है हाँ मैंने भी पढ़ा था ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, पर वहाँ ऐसे समझा नहीं था सर जो अभी समझ रही हूँ। मैं प्रिया के मन का बात बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे खोल के समझते हैं, चीज़ों को इंटरनलाइज करते हैं, ठीक है। लिखिए प्लीज़, नहीं तो लिखाना भूल जाऊँगा। क्या लैंग्वेज चल रहा था? सो इन द लीवर्ड सिचुएशन, प्लीज़ लिखिए। आप लोग नीचे लिख रहे थे सो इन द लीवर्ड सिचुएशन,
comma, the firm is enjoying tax savings. The firm is enjoying tax savings on interest expense. The firm is enjoying tax savings on interest expense. The firm is enjoying tax savings on interest expense. Full stop. We call it ITS. We call it ITS. Interest tax shield. Income tax shield मत बोलना. Interest का tax shield. Interest tax shield. We call it ITS. Interest tax shield. Interest tax shield. Full stop. Hence, the after tax cost of debt. The after tax cost of debt represented by the after tax cost of debt represented by KD, ये सिंबल है, आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट का सिंबल है KD इक्वल टू I इंटू 1 माइनस टी. I हो गया इंटरेस्ट रेट, T हो गया टैक्स रेट, इक्वल टू 10% इंटू 1 माइनस 0.3 इक्वल टू 7%. जिसको जिसको समझ में नहीं आया सोच के बोल सकते हैं, सर मेरे को समझ में नहीं आया ये पार्ट. 10% इंटरेस्ट है पर उसका 30% बच जाएगा तो जाएगा 70%. 10% इंटरेस्ट है, जब वो देंगे तो उसका 30% बच जाएगा तो जाएगा उसका 70%. 10 इंटू 1 माइनस टी, 1 माइनस टी माने पोस्ट टैक्स. 10 इंटू 1 माइनस टी, 7% इज द आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट रिप्रेजेंटेड बाय KD. प्रिया, मेरे को पता था वो बोलने वाले, उनको समझ में नहीं आया क्योंकि सारा का सारा राम कहानी हो गया, मैंने सारा का सारा बता दिया, उसके बाद आपको समझ में नहीं आया. ओके, उसके बाद आपको समझ में नहीं आया तो कभी कभी चिंता में पड़ जाता हूँ कि आपको समझाएं कैसे. बताएं आपके लिए सबसे बेस्ट ट्यूशन कौन सा है प्रिया? इन केस मैं वो घर वाले मास्टर जी होता जो आपके घर पे आता और अपने बगल में बैठते और फिर मैं आपको वैसे समझाता, क्या समझ में आता ना आपको? जोरदार, कोई लिमिट नहीं है. प्रॉब्लम ये है कि हायर एजुकेशन में ये संभव नहीं है, तो कोई ना कोई फ्रेंड सर्कल ज़रूर बनाना पड़ेगा आपको. ओके, जो आपको उस तरह से समझा दे. फिर आप बोले अरे यार संजय सर से बेटर तो तुम समझाती हो मेरे को, क्या बढ़िया से. ये चीज़ चाहिए होता है बहुत जन को. अपने 10% पे कर रहे हैं, उस पर 30% बचा रहे हैं, तो हौले हौले करें. सिंस प्रिया को समझ में नहीं आया, वो बोल रही है मेरी क्लास बीच पे स्टॉप हो गई थी सर. ओके, 10% गया, 30% ऑफ 10%, 3% बचा. देयरफॉर 10 गया, 3 बचा, नेट में 7% गया. दिस इज द एक्सप्लेनेशन. 10% गया, 30% ऑफ 10, 3% बचा, तो 10 गया, 3 बचा, यानी नेट में 7% गया. आदित्य कसेरा बोल रहा है KD रिप्रेजेंट्स, तो आदित्य कसेरा लैंग्वेज रीड कर लो, क्या लैंग्वेज है? आदित्य कसेरा बोल रहा है KD रिप्रेजेंट्स, तो आदित्य लैंग्वेज पढ़ो ना, मैंने क्या लिखा है? आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट लिखाया तो है. आदित्य कसेरा लिखाया तो है आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट रिप्रेजेंटेड बाय KD. उसका भी बीच में इंटरनेट स्टॉप हो गया होगा. ओके, उसका ही बीच में इंटरनेट स्टॉप हो गया होगा, इसलिए पूछ रहे. तो अपने डिस्कस कर रहे थे WACC मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल. अपने समझे ये कि सर कंपनी जगह जगह से पैसा उठाता है, डेट से भी इक्विटी से भी. जब मैं आप लोग को शुरू में वर्बली क्वेश्चंस करवा रहा था तो क्या करवा रहा था कि 10% सपोज कॉस्ट ऑफ डेट है सपोज, और 18% कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, और दोनों से आधा आधा पैसा उठाए तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? आप लोग बोले 14. फिर मैंने बोला नहीं, हम लोग 75% पैसा डेट से उठाए, 25% इक्विटी से, तो बताओ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? आप लोग बोले थे 12. फिर मैंने बोला आपने 60% डेट से उठाए, 40% इक्विटी से, तो बताओ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? आप लोग बोले 13.2. याद होगा सबको.
जाहिर है एज अ टीचर मेरा नेक्स्ट पर्पस क्या होगा कि मैं थोड़ा सा कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी बता दूं कि वो 10 और 18 कैसे आता है, ठीक है। तो वो बताने के लिए मेरे को ध्यान आया कि किसी को समझाने का जरूरत नहीं है कि कॉस्ट ऑफ डेट कैसे आता है। बैंक के पास जाओ, लोन का जो ब्याज चार्ज करेगा वो इंटरेस्ट रेट है, पर क्या वो कॉस्ट ऑफ डेट होता है? नहीं, बिकॉज उस पर अपने को टैक्स का सेविंग होता है। तो मैं देखा अब मेरे को ये लोग को समझाना पड़ेगा इंटरेस्ट टैक्स शील्ड, वो मैंने पूरा समझाया, ठीक है। तो समझ में आया, ओके आगे से कॉस्ट ऑफ डेट इज इंटरेस्ट रेट इंटू 1 - t, ठीक है। तो अब आप मेरे को जज कर सकते हो कि मैंने ठीक तरीके से फ्लो में बताया है क्या, और अभी बहुत कुछ बाकी है। यस प्लीज, इज इट फाइन कि आपने आगे बढ़े? इज इट फाइन? शुड वी मूव अहेड? थैंक यू। चलिए, तो अब जाके बात आती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी समझाने के लिए आपसे कुछ पूछ रहा हूं, बताइएगा। एक फर्म ने 500 करोड़ डेट से रेस किया 10% पे, बैंक से लोन लिया, और फर्म ने 200 करोड़ शेयर होल्डर से रेस किया, ठीक है। 500 करोड़ डेट से रेस किया, 200 करोड़ शेयर होल्डर से रेस किया, टोटल 700 करोड़ इन्वेस्टेड कैपिटल। किनके तरफ फर्म का लीगल लायबिलिटी है कि उनको तो देना ही पड़ेगा रिटर्न? किसके तरफ लीगल लायबिलिटी है? डेट के तरफ कि उसको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, या शेयर होल्डर्स की तरफ कि उन लोग को डिविडेंड देना ही पड़ेगा? किसके तरफ लीगल लायबिलिटी है? डेट के तरफ या इक्विटी के तरफ कि डेट को इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा सर, या इक्विटी को डिविडेंड देना ही पड़ेगा? किसके तरफ लीगल लायबिलिटी है? ऑब्वियस है डेट के तरफ लीगल लायबिलिटी है, ठीक है। लोन के तरफ लीगल लायबिलिटी, आपको लोन का इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। नहीं दिए तो दे विल sue द कंपनी एंड द कंपनी विल बिकम बैंकरप्ट। ओके, अगर अपने नहीं दिए तो दे विल sue द कंपनी, दे विल गो टू द कोर्ट्स, NCLT, एंड द कंपनी विल बिकम बैंकरप्ट। इक्विटी को डिविडेंड नहीं दिए तो कोई बात नहीं है, वी विल से दैट हम लोग फ्यूचर ग्रोथ करेंगे, आप आराम से नाव में बैठे रहिए। आप तो ओनर है ना, तो ओनर को तो बाद में पैसा मिलेगा, इतना हड़बड़ी क्या है? देयर इज़ नो इलीगैलिटी इन नॉट पेइंग डिविडेंड, करेक्ट है? रुको अभी, करेक्ट है। अब बात आती है कि सपोज कंपनी डेट को पैसा नहीं चुका पाया, नहीं दे पाया, तो डेट होल्डर्स लोग बैंक के पास गए, कोर्ट में गए, और कंपनी लिक्विडेट हो रहा है। कंपनी लिक्विडेट हो रहा है माने कंपनी का नीलामी हो रहा है। नीलामी इज़ द हिंदी ऑफ लिक्विडेशन। कोई बोले आई डोंट अंडरस्टैंड लिक्विडेट, यानी कंपनी का एसेट्स सेल किया जाएगा, और सेल करके सारे के सारे लायबिलिटीज़ को चुकाया जाएगा। लायबिलिटीज़ में बहुत सारे लोग हैं, एम्प्लॉयज़ का वेतन बाकी होगा, सैलरी है ना, टैक्स अथॉरिटी का टैक्स बाकी होगा, और डिपार्टमेंट का ड्यूज़ बाकी होगा, डेट होल्डर्स का इंटरेस्ट बाकी है, डेट बाकी है लेना वो लोग को, ठीक है। इक्विटी होल्डर्स लोग हैं, उन लोग का ही पैसा बाकी है लगाया हुआ। तो ये लोग सब लाइन में लग जाते हैं कि भाई हमें पैसा दो, एसेट्स को बेच के लाइन में लग जाते हैं। इन द केस ऑफ बैंक्रप्सी, लाइन में सबसे लास्ट में कौन रहता है? जब एक कंपनी लिक्विडेट होती है तो उसका एसेट्स बिक्री होके सबको पैसा मिलेगा, सब लाइन में लगे हुए हैं, ठीक है। सबसे लास्ट में लाइन में कौन है? सबसे लास्ट में लाइन में कौन है? आपको पता है ये, इसलिए पूछ रहा हूँ। सबसे लास्ट में लाइन में कौन होता है? वेरी गुड, ओनर्स, शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स, वो लोग सबसे लास्ट में लाइन में हैं, क्योंकि भाई तुम तो ओनर हो ना, तुम्हारे तरफ तो लीगल लायबिलिटी है ही नहीं, कुछ बचा तो ले लेना, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव अ रेसिडुअल क्लेम बोथ इन द अर्निंग्स ऑफ द कंपनी एंड इन द एसेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन। इंग्लिश फिर से बोल रहा हूँ, मैं लिखा दूंगा। Equity shareholders have a residual claim both in the earnings of the company and in the assets of the company in the event of liquidation। क्या ये इंग्लिश ठीक है? Equity shareholders have a residual claim, बचा कुछा, ठीक है, residual claim both in the earnings of the company and in the assets of the company in the event of liquidation। Is this language okay? 3 बार बोल दिया मैंने, लिखाने का चिंता मत करो, वो लिखा दूंगा।
Equity shareholders have a residual claim both in the earnings of the company and in the assets of the company in the event of liquidation. 5वीं बार नहीं बोलूँगा, ठीक है, वो लिखाते समय बोलूँगा. इसका मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स टेक हायर रिस्क और लोअर रिस्क देन डेट होल्डर्स. आई एम आस्किंग यू, इक्विटी शेयर होल्डर्स टेक हायर रिस्क और लोअर रिस्क देन डेट होल्डर्स. Equity shareholders take higher risk or lower risk than debt holders. Obviously higher risk, risk ही risk है उनका. तो if they take higher risk, कौन lower बोला है? कौन था जो lower बोला था? बाप रे बाप भाई, पार्बोना. बंगाली में एक कहावत है पार्बोना, कि मेरे माने कैपेसिटी के बाहर है अगर आपने लोअर बोला तो, पूरा का पूरा समझाने के बाद. तो इक्विटी शेयर होल्डर्स बहुत हाई रिस्क लेते हैं और तभी तो ट्रेडिशनली इंडिया में घर घर में बोला जाता है बेटा शेयर मार्केट अच्छा चीज़ नहीं है. घर घर में इंडिया में पहले बोला जाता था, आज भी, कि बेटा शेयर मार्केट अच्छा चीज़ नहीं है. डर है ना. बॉन्ड के लिए थोड़ी बोला जाता है. आप इंदिरा विकास पत्र बाई करते हैं, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स डिपॉजिट थोड़ी बोला जाता है, ठीक है ना. पर शेयर जब बाई करता है ना, अच्छा बात नहीं है. रिस्क वो अपने को पता है, अपने सिस्टम में है, पढ़ाई की वजह से उसको ख़राब मत कीजिए. तो इक्विटी इज़ वेरी वेरी रिस्की. और उसके बावजूद भी अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे तो एज अ रैशनल पर्सन, बुद्धिमान पर्सन, ये जानते हुए कि ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है इक्विटी में, फिर भी आप इन्वेस्ट करेंगे तो यू शुड डिमांड अ हायर रिटर्न और लोअर रिटर्न. यू शुड डिमांड अ हायर रिटर्न और लोअर रिटर्न. इक्विटी में ज़्यादा रिस्क है और उसके वो रिस्क देखते हुए भी आप रिस्क इक्विटी में लगाएंगे तो यू शुड डिमांड और यू शुड एक्सपेक्ट अ हायर रिटर्न और लोअर रिटर्न. हायर रिटर्न. इक्विटी शेयर होल्डर्स should demand a higher return. The return that equity shareholders demand is the cost of equity for the company. The return that the equity shareholders demand is the cost of equity for the company. It is not contractual. It is not contractual. Okay? जैसे बैंक से तो डिसाइड हो गया ना भाई इतना ब्याज देंगे. इक्विटी शेयर होल्डर से डिसाइड नहीं हुआ है कितना ब्याज देंगे, कैसे देंगे, बट देयर इज एन एक्सपेक्टेशन बिल्ट इन. अगर वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हुआ तो इन दैट केस लोग शेयर बेचेंगे, शेयर का दाम गिरेगा और जो शेयर होल्डर्स हैं उनका वेल्थ गिर जाएगा. तुम्हारे पापा जिस जिस कंपनी का शेयर होल्ड करके रखे हैं उनका सारा दाम गिरे, तुम लोग का वेल्थ गिर जाएगा ना. तुम जिस हाउस पे रहते हो उसका दाम गिरे, तुम्हारा वेल्थ गिर जाएगा. ठीक है. हियर आई कम टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द CFA क्लासेस. द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ. द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ. जो लोग काम कर रहे हैं कंपनी के अंदर, अपने नहीं, अपने तो एनालिस्ट हैं, जो कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं उनका काम है ओनर्स के वेल्थ को इंक्रीज करना, कंपनी को इतना बढ़िया से अर्न करना कि अगर ओनर्स को 18% रिटर्न चाहिए तो वो लोग के लिए 80% रिटर्न दे. ओके, 18 चाहिए 80% दे. दैट्स अ मल्टी बैगर स्टॉक. ठीक है, बिकॉज इक्विटी का कोई अपर लिमिट नहीं है, स्काई इज द लिमिट, बट उसको मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न जो चाहिए उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी. और अगर वो नहीं दे पाया तो शेयर प्राइस विल फॉल. शेयर प्राइस विल फॉल. ठीक है. तो जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है दैट इज द रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड बाय द शेयर होल्डर्स. दैट डिपेंड्स अपॉन द रिस्क ऑफ द कंपनी. सो विच रिस्क? बिजनेस रिस्क प्लस फाइनेंशियल रिस्क, बोथ. That depends on the risk of the company. Business risk plus financial risk. And those of you who have done time value of money, जिन्होंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी किया है, जो मैं मान रहा हूँ टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एटलीस्ट एक क्लास तो सबने ही किया है, और नहीं किया है तो भाई बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है. तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का अगर एक क्लास भी किया है, बिल्डिंग ब्लॉक का भी, तो उस पर क्या सिखाया गया कि जब हम लोग कहीं पैसा लगाते हैं तो हमको जो रिटर्न चाहिए उसका 3 पार्ट्स है. नंबर 1, हम अपना कंजम्पशन सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो रिस्क फ्री रियल रेट ऑफ रिटर्न. नंबर 2, इन्फ्लेशन होने वाला है, परचेसिंग पावर गिरने वाला है तो आई नीड इन्फ्लेशन प्रीमियम. नंबर 3, रिस्क प्रीमियम. नंबर 3, रिस्क प्रीमियम. ध्यान होगा, उसी का बात हो रहा है. इट्स बैक टू द LOS, टाइम वैल्यू ऑफ मनी. तो इक्विटी में रिस्क ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए ज़्यादा रिटर्न चाहिए. वो जो ज़्यादा रिटर्न चाहिए सर, क्या उसका कोई मॉडल, क्या उसका कोई फॉर्मूला अपने करिकुलम में है? सर वो जो ज़्यादा रिटर्न निकालना है ना, कितना रिटर्न चाहिए एग्जैक्टली, क्या उसका फॉर्मूला अपने करिकुलम में है? कहाँ है सर? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर है. कहाँ है? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर है. ठीक है सर. अभी क्या वो कर सकते हैं? नहीं कर सकते वो फॉर्मूला अभी. तो अभी क्या किए? अभी एक बेस बना रहे हैं.
अभी एक बेस बना रहे हैं, ठीक है, अभी एक बेस बना रहे हैं अपने। सर क्या WACC वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल नाम का चैप्टर सिलेबस में है? नहीं है। एंड वेरी वेरी बैड ऑफ द CFA इंस्टीट्यूट कि WACC कैसे हटा सकता है ये लोग चैप्टर से, वो प्री रिक्विजिट में है, प्री रिक्विजिट। और अगर मैं शेयर करूंगा WACC का क्लास प्री रिक्विजिट का, किसी का दम नहीं है वो कर पाए, वो क्लास 20-22 घंटे का होगा, खोद दिए हैं उस क्लास में। अब बोलेगा सब मेरा है मेरा है, वो बोलने को है, पहले नॉर्मल क्लास तो कर लो, देख लेते हैं ना, जुम्मा चुम्मा 4 दिन हुए हैं, देखते अभी कितना करोगे, देखेंगे 2 महीने बाद। सर आई स्टार्टेड वेल, यू नो आई वॉज डूइंग नाइसली इनिशियली, बट देन यू नो माई कजन्स वेडिंग केम अप एंड आई जस्ट गॉट अ बैकलॉग एंड आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट टू डू, कैन यू हेल्प मी आउट, आई हैव जस्ट कंप्लीटेड दिस टॉपिक दैट टॉपिक। घर घर की कहानी, ठीक है, इसलिए जोश में आने से फायदा नहीं है, ठीक है, पहले जो करना है वो तो कर लें, फिर उछले कि हम प्री रिक्विजिट भी कर लेंगे, हम ये भी कर लेंगे, हम वो भी कर लेंगे, समझ गए। सो दिस वाज कॉस्ट ऑफ इक्विटी। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन मार्क पूछा था बीच में कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसे आया, तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज द रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड बाय शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स टेक अ हायर रिस्क एज कंपेयर टू डेट होल्डर्स, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज डेफिनेटली मोर देन कॉस्ट ऑफ डेट। प्लस और एक चीज, इक्विटी को जो देते हैं जिनका अकाउंट्स बेस है, जिनका अकाउंट्स बेस है, मेरे ख्याल से प्रिया का है, इक्विटी को जो पे करते हैं डिविडेंड, वो PL अकाउंट में आता है कि PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट में? इक्विटी को जो पे करते हैं डिविडेंड, वो PL अकाउंट में आता है कि PL अप्रोप्रिएशन अकाउंट में? बाकी जिनका नहीं उनको बता दूंगा, चिंता मत करिए अभी से, सब मेरा नहीं था मेरा नहीं था, मत तुछ ले, ध्यान आराम से, ओके। कहाँ आता है इक्विटी को जो डिविडेंड देते हैं, वो PL में आता है कि PL अप्रोप्रिएशन में आता है? प्रिया के 100% था क्लास 12 में, ठीक है, और आई होप इंटरनेट खराब नहीं हुआ है, तो प्रिया ठीक से लिख नहीं पाई, PL अप्रोप्रिएशन में आता है। अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बांटना, जो कमाई है ना उसका डिस्ट्रीब्यूशन, अप्रोप्रिएशन माने डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज नॉट एन एक्सपेंस। तो जो डिविडेंड है वो लेस होकर टैक्स नहीं निकलेगा, जो हम लोग पैट निकाले थे ना 70 या 35 जो पैट निकला हुआ है, उसके बाद डिविडेंड होता है, उसके बाद, जबकि टैक्स तो पहले ही हो गया। इसका मतलब डिविडेंड इज टैक्स डिडक्टेबल और नॉट टैक्स डिडक्टेबल। डिविडेंड इंग्लिश में पूछ रहा हूं बिकॉज कई बार समझने के बाद लोग इंग्लिश में रॉन्ग बोल देते हैं। डिविडेंड इज टैक्स डिडक्टेबल और नॉट टैक्स डिडक्टेबल। इंटरेस्ट इज टैक्स डिडक्टेबल, इंटरेस्ट को खर्चा माना जाता है। डिविडेंड इज टैक्स डिडक्टेबल और नॉट टैक्स डिडक्टेबल। डिविडेंड इज टैक्स डिडक्टेबल और नॉट टैक्स डिडक्टेबल, नॉट टैक्स डिडक्टेबल, ओके। तो इक्विटी के कॉस्ट में कभी भी इंटू 1 - T नहीं करेंगे, क्योंकि इक्विटी के कारण टैक्स शील्ड नहीं बचता है, डेट के कारण टैक्स शील्ड बचता है। वन ऑफ द बिगेस्ट beneficiaries of debt is the interest tax shield. Why the world loves debt is because debt saves taxes, equity does not save taxes. Equity में you are making owners, partners in your business, okay? आप अगर एक बिजनेस चला रहे हो तो आप अगर इक्विटी से पैसा रेस कर रहे हो तो आप पार्टनर्स बना रहे हो, हिस्सेदार। हिस्सा, शेयर, शेयर क्या होता है? शेयर का हिंदी क्या हुआ? हिस्सा। जिसको क्लास 11-12 से शेयर का मतलब समझ में नहीं आया, ओके। पब्लिक लिमिटेड कंपनी, मेरा कंपनी चल रहा है SSCI, मैं इसका IPO ले आता हूं, फिजिक्स वाला IPO ला रहा है, ओके। अगर फिजिक्स वाले का IPO आ गया तो इन दैट केस इट बिकम्स अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तुम और हम जो शेयर बाई करेंगे वो भी हिस्सेदार बन गए और फिजिक्स वाले का स्टेक कम हो गया कंपनी में, ठीक है। यू आर एडिंग पार्टनर्स इन योर बिजनेस, योर हिस्सेदारी विल कम डाउन। ऑल्दो लीगल लायबिलिटी नहीं है पर हिस्सेदारी कम करने तैयार हो क्या, ठीक है। जबकि अगर लोन लेते हो तो वो बाहर वाला है भाई, गेट के बाहर, इंटरेस्ट लेके निकल, बस, समझे, वो वाला हाल है। इक्विटी इज वेरी कॉस्टली बिकॉज शेयर होल्डर्स रिक्वायर अ हायर रेट ऑफ रिटर्न, समझ गए। उसका फॉर्मूला है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में, जब करेंगे तब करेंगे, ठीक है। चलिए लिखते हैं पैरा चेंज, पैरा चेंज। तो आपने जो लिखा था कॉपी में, ये जो EBIT वाला पार्ट लिखा था, मेरे ख्याल से एक बॉक्स पे डाल देना चाहिए, इंटरेस्ट टैक्स शील्ड एक बॉक्स में डाल देना चाहिए, मेरे ख्याल से एक बॉक्स में डाल देना चाहिए। रफ वर्क एक बॉक्स में डाल देना चाहिए। बॉक्स में डालोगे तो फ्लो नहीं बिगड़ेगा, बॉक्स में डालोगे तो फ्लो नहीं बिगड़ेगा, और नहीं डालोगे तो मत डालो, तुम्हारा मन, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। चीज़ तो लिखा हुआ ही है। तो बॉक्स के बाद लिखें, बॉक्स के बाद लिखते हैं, लिखो प्लीज़। तो बॉक्स के बाद अपने लिख रहे हैं
ROIC, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, आपने फुल फॉर्म लिख लिया था. लुक एट द फॉर्मूला, इन्वेस्टेड कैपिटल, तो इन्वेस्टेड कैपिटल नीचे आएगा, रिटर्न ऊपर आएगा. तो ये जो रिटर्न है ये माना जाता है नोपैट. सर मेरे को नोपैट का फुल फॉर्म नहीं पता, मैं बताऊंगा. नोपैट, नोपैट इज नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. तो साची महेश्वरी, जो डिस्कशन के लिए आप पूछ रहे हो वो डिस्कशन में मैं अभी डाइवर्ट नहीं कर सकता हूं, ठीक है. वी कैन नॉट एंटर इनटू दैट डिस्कशन राइट नाउ. आपने जो क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, तो इन दैट केस आप वो जीपीटी से पूछिएगा, अभी उससे डिस्कस कीजिएगा. बट सर मैंने तो फीस आपको दी है, आप क्यों नहीं बताएंगे? बताऊंगा सही मौका आने पे. नोपैट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. तो मैंने बोला ऑपरेटिंग प्रॉफिट, आपको याद है ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज EBIT, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फाइनेंशियल के पहले. उसको पोस्ट टैक्स करते हैं तो उसको बोलते हैं नोपैट. नोपैट इज EBIT इंटू 1 - T. वैसे तो कंसेप्चुअली गलत चीज है. क्यों? क्योंकि हम लोग EBIT पे टैक्स लगा रहे हैं, हम लोग EBIT पे टैक्स लगा रहे हैं, जबकि टैक्स तो EBIT पे लगता है कि PBT पे. टैक्स जो है EBIT पे लगता है कि PBT पे. और इंद्रला चैटर्जी, whatever you have studied elsewhere as a part of alternate investment, I cannot bring it over here. ठीक है, there are thousands of students studying who don't know that, so I can't discuss it for you. Whatever comes into your mind, please do GPT. तो टैक्स तो PBT पे लगता है, हमने EBIT पे लगा दिया. I am aware of this. ठीक है, I am aware of this कि मैंने EBIT पे लगा दिया है, बट नोपैट यही होता है. नोपैट इज EBIT का पोस्ट टैक्स. सिंस नोपैट में इंटरेस्ट लेस नहीं हुआ है, तो प्लीज अंडरस्टैंड नोपैट केवल इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए है, या सर नोपैट इक्विटी और डेट होल्डर्स दोनों के लिए है? नोपैट इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए है या नोपैट इक्विटी और डेट दोनों के लिए है? जो नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये जो अर्निंग्स है, कमाई है, ये किसके लिए है? सो सांची का आंसर रॉन्ग है, यागेश का आंसर करेक्ट है. दोनों के लिए है, बिकॉज हमने इंटरेस्ट लेस ही नहीं किया. जो नेट इनकम होता है, जो नेट इनकम 35 निकाले थे हम लोग, वो केवल इक्विटी के लिए था. देख लो सब जन, अपने कॉपी में फिर से देखो, अपने कॉपी में फिर से देखो. आपने इंटरेस्ट दे दिया था, उसके बाद जो पैसा बचा था 35, वो केवल इक्विटी का था. नेट इनकम बिलोंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स. नोपैट बिलोंग्स टू ऑल द कैपिटल प्रोवाइडर्स. नोपैट बिलोंग्स टू ऑल द कैपिटल प्रोवाइडर्स. ओके, इट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट. उसी में से इंटरेस्ट जाएगा, उसी में से इक्विटी को डिविडेंड जाएगा, उसी में से रिटेन्ड अर्निंग होगा. ओके, नोपैट इज फॉर बोथ इक्विटी एंड डेट होल्डर्स. तो पीपल वांटेड a measure of the post-tax profit for all capital providers, because PAT is not a measure of post-tax profit for all capital providers. PAT is a measure of post-tax profit for shareholders. NOPAT is a measure of post-tax profit for all capital providers. Sorry for speaking in English, but we have to at some points of time. Measure of post-tax profit for all capital providers. Measure of post-tax profit for all capital providers. ओके, लैंग्वेज ठीक से लिखा नहीं गया है, मैं बोल रहा हूं तो आप समझ जाएंगे. मेजर ऑफ पोस्ट टैक्स प्रॉफिट फॉर ऑल कैपिटल प्रोवाइडर्स. नो पैट और पैट में क्या डिफरेंस है सर? पैट जो है इट इज अ मेजर ऑफ पोस्ट टैक्स प्रॉफिट फॉर शेयर होल्डर्स. नो पैट इज अ मेजर ऑफ पोस्ट टैक्स प्रॉफिट फॉर ऑल कैपिटल प्रोवाइडर्स. NOPAT is a measure of post-tax profit for all capital providers. जिसको स्पेलिंग में प्रॉब्लम होगा, मैं बोलते जा रहा हूं मुंह से, इसलिए डजंट मैटर कि मैंने घसीटा टाना है. मेजर ऑफ पोस्ट-टैक्स प्रॉफिट फॉर ऑल कैपिटल प्रोवाइडर्स. ओके, ये जो इन्वेस्टेड कैपिटल है, दिस इज डेट प्लस इक्विटी.
इन्वेस्टेड कैपिटल इज डेट प्लस इक्विटी। इन्वेस्टेड कैपिटल में बैलेंस शीट वाला डेट और इक्विटी दोनों आ गया। मैंने फिगर्स बोला था 500 करोड़ 200 करोड़, 500 करोड़ 200 करोड़ याद होगा। और ये जो इक्विटी है ये है इंटरनल इक्विटी, एक्सटर्नल इक्विटी। ये इक्विटी है इंटरनल इक्विटी, एक्सटर्नल इक्विटी, इंटरनल इक्विटी, एक्सटर्नल इक्विटी। ये जो इंटरनल इक्विटी है दैट इज रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स, हर साल का रिटेन्ड अर्निंग्स। कंपनी तो डिविडेंड पे करने के बजाय, कंपनी तो डिविडेंड पे करने के बजाय रिटेन भी करता है ना फ्यूचर ग्रोथ के लिए। अब जब मैं आगे बढ़ गया तो किशोर कुमार फिर से मेरे को रोक रहा है और बोल रहा है सर आपने ही तो बोला था इंटरेस्ट का टैक्स रिडक्शन होता है। तो किशोर कुमार मैंने अपने आप ही एक्नॉलेज किया था कि ईबीआईटी पे टैक्स नहीं लगता है, पीबीटी पे लगता है, पर नोपैट का यही डेफिनेशन है। ओके, नोपैट का यही डेफिनेशन है। तो जो चीज़ अपने 5 मिनट पहले बोल दिए उसको बाद में रेज मत कीजिए। सुविजित सेन बोल रहा है सर वाइल डूइंग द क्लास आई डिड जस्ट जीपीटी बिटवीन एबिडा वर्सेस नो पैट वर्सेस पैट वर्सेस दिस फ्रॉम जीपीटी, इट हेल्प्ड, थैंक्स। क्लास करते हुए वो जीपीटी को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, 3 लैपटॉप ये सब लेके बैठे हैं, तो मेरा फ्लो मत बिगाड़िए। तो आई सेड इक्विटी 2 तरह का है कि इंटरनल इक्विटी हर साल जो अर्न करते हैं उस पर डिविडेंड देने के बजाय रिटेन कर रहे हैं। वो जो रिटेन कर रहे हैं वो कंपनी का पैसा थोड़ी है, वो शेयर होल्डर्स का पैसा है। जो रिटेन कर रहे हैं वो कंपनी के बाप का पैसा नहीं है, वो शेयर होल्डर्स का पैसा है। वो पैसा जो आप यूज़ कर रहे हैं, रिटेन कर लिए, वो पैसा भी शेयर होल्डर्स का पैसा है। एक्सटर्नल इक्विटी इज एक्सटर्नल शेयर्स इश्यूड। आपने शेयर इश्यू करके जो पैसा रेस किया, फिजिक्स वाला 3200 करोड़ रेस कर रहे हैं शेयर इश्यू करके, दैट इज एक्सटर्नल इक्विटी। 3200 करोड़ का आईपीओ प्रपोज किया है फिजिक्स वाले ने, दैट इज एक्सटर्नल इक्विटी। जो आप शेयर होल्डर से रेस कर रहे हो और जो हर साल कमा रहे हो वो लोग को दे रहे नहीं हो डिविडेंड, वो पैसा भी उन लोग का ही है, दैट इज इंटरनल इक्विटी। रिटेन्ड अर्निंग्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस वाला पार्ट। So ROIC, return on invested capital, is NOPAT divided by invested capital. NOPAT divided by invested capital. फॉर्मूला के चक्कर में उसको डिफाइन करना भूल गए। It is the after tax return on invested capital. It shows the firm's quality of investments made. फर्म कितना बढ़िया या घटिया इन्वेस्टमेंट कर रहा है पता चलता है ROIC से। इट इज़ द आफ्टर टैक्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल। आपने उन सूट बूट वालों को, जैसे इलॉन मस्क का अब बात हो रहा है $1 ट्रिलियन उसका पैकेज होगा, तो ये इलॉन मस्क को जो बैठा दिए अपने CEO के पोजीशन में, उसके साथ जो CFO बैठे हुए हैं, उसके साथ जो COO बैठा हुआ है, उसके साथ जो CTO बैठा हुआ है, ओके, वो सारे के सारे लोगों को जो इतना पैसा दे रहे हैं हम लोग, तो हम लोग का पैसा ये लोग सही जगह लगा रहे हैं। तो ओके, ये लोग सही जगह लगा रहे हैं ना, उसका प्रूफ क्या है? देखते क्या कमाए हमारे पैसा पे, देखते क्या कमाए हैं पैसा पे। बैंक वाले भी चेक करना चाहते हैं, शेयर होल्डर भी चेक करना चाहते हैं, क्या कमाया है दिखा तुम। It shows the quality of investment made. It is the after tax return on invested capital. It shows the firm's quality of investments made. It shows the firm's quality of investments made. किसी को अगर लिख नहीं पाया, ब्लू वाला हैंड राइटिंग बोल रहा हूं मैं। It is the after tax return on invested capital. It shows the firm's quality of investments made. Quality of investments made. बहुत सारे फैमिलीज है, रिच फैमिलीज, जिनके बच्चे बाहर पढ़ने गए हुए हैं और बाहर से बच्चा पढ़ के आता है 6 साल बाद और आके यहाँ बोलता है पापा आप ये क्या प्लास्टिक का बिजनेस कर रहे हो, शेयर मार्केट के बिजनेस में ज़्यादा फ़ायदा है, चलिए अपने शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे। ठीक है,
टर्मिनोलॉजी यूज़ करता है, पीपीटी दिखाता है, पापा बोलता है बेटा बहुत सीख के आए हैं, और इन दैट केस कंपनी का पैसा जो है अब शेयर मार्केट में लगाना चालू कर देते हैं लोग। लेट्स होप बेटा CFA का पढ़ाई किया है और बढ़िया से किया है और अच्छा इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म के हिसाब से कर पाएगा और ट्रेडिंग करने नहीं बैठेगा, और अगर ट्रेडिंग करने बैठेगा तो भी उसको ट्रेडिंग आता है। दैट्स मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ कैपिटल, कि कैसे पैसा बर्बाद किया जाता है। या फिर कोई बात होगा, देयर वाज अ एंटरप्रेन्योर कोई था और उसको बहुत ज़्यादा माने वो धार्मिक इंसान है, तो धार्मिक इंसान है ना, वो जगह जगह कंपनी के पैसे से मंदिर बनाता रहता है, मतलब एक एक जगह जा जाके मंदिर बना रहे हैं। तो वैसे देखा जाए आप सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे कितना बढ़िया इंसान है, ठीक है, बट द पॉइंट इज दैट इट इज शेयर होल्डर्स मनी। वाई यू डिसाइडिंग कि मंदिर बनाना है कि मस्जिद बनाना है कि गिरजा बनाना है, क्या बनाना है? यू आर, इट इज नॉट योर बाप का पैसा, गिव इट टू द शेयर होल्डर्स, लेट देम डिसाइड। सबके मन में पुण्य करने का होगा ना, अगर तुम लोग बोल रहे हो यस सर मंदिर बनाना चाहिए, तो तुम्हारे मन में पुण्य करने का होगा तो तुम कंट्रीब्यूट कर देना मंदिर बनाने में। आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, बट यू डोंट टेक माई डिसीजन ना, ओके। So therefore we say that the objective of financial management is shareholders wealth maximization। आपको शेयर होल्डर्स का सोचना है, उनको पैसा उनका वापस दीजिए, और आपके पास बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट्स है जिसमें क्या कमा सकते हैं, तो डेफिनेटली डिविडेंड मत दीजिए, पैसे को लगाइएगा, हमारे लिए अर्न कीजिएगा। इसी के लिए आपको $1 ट्रिलियन का पैकेज दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये ROIC था, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल। एंड वैसे किशोर कुमार के लिए बता दें यहाँ पे, बाकी लोग के लिए भी, कि ये जो नोपैड था ना, इसको बांटे अगर तो किस पे बटेगा? इंटरेस्ट इंटू 1 - T प्लस नेट इनकम। तो किशोर कुमार आपके लिए ये जो EBIT इंटू 1 - T है, इसमें से एक पार्ट निकलेगा इंटरेस्ट इंटू 1 - T, दूसरा पार्ट निकलेगा नेट इनकम। नेट इनकम गया शेयर होल्डर्स के पास, इंटरेस्ट इंटू 1 - T हमारा पोस्ट टैक्स कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया डेट होल्डर्स के पास। इनकेस किसी को या किशोर कुमार को ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया, सर ये वाला पार्ट आपने क्या करवाया, तो अपना EBIT 100 था, 100 इंटू 0.7 70 करोड़, और वो 70 करोड़ में इंटरेस्ट इंटू 1 - T 50 इंटू 0.7 35 करोड़, और नेट इनकम आया था 35 करोड़। चेक कर लीजिए लीवर्ड में। अपना जो EBIT था वो 100 करोड़ था, तो 100 का पोस्ट टैक्स 70 करोड़, 70 करोड़ का बंटवारा दिखा दिया मैंने, ओके। इंटरेस्ट का पोस्ट टैक्स 35, नेट इनकम 35। तो ऑल्दो हमने EBIT पे टैक्स लगाया था, पर उसके अंदर से फिर इंटरेस्ट नहीं निकाला है, इंटरेस्ट का पोस्ट टैक्स निकाला है। ऑल्दो ब्लैक वाला पोर्शन कोई काम का नहीं है, इट इज जस्ट टू इंश्योर दैट आदमी ज़्यादा ही नहीं अटक जाए। EBIT पे टैक्स क्यों लगाए? तो ठीक है, टैक्स लगा दिए, तो बाद में उसमें जो दिखा रहे हैं कि टैक्स पेमेंट हो गया, ठीक है, तो इंटरेस्ट का पोस्ट टैक्स से दिखा रहे हैं कि पे करना है। दिस इज ROIC। व्हाट इज दिस? ROIC, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल। रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल मेरे पढ़ाने में और बुक में क्या डिफरेंस है बता देता हूँ। बुक में ROIC का फॉर्मूला तक नहीं बताया है, बुक में WACC का कुछ भी नहीं बताया है, तो स्टूडेंट समझेगा कैसे? और लोग समझते नहीं हैं। लोग को क्या है, 4 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन, बिकॉज रुपया लग गया ना, पास होना है, तो इन दैट केस लोग बहुत सारे क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेंगे। हाँ मल्टीपल चॉइस राइट हो रहा है, हाँ मैं एग्जाम में पास हो गया, हाँ मैं CFA चार्टर होल्डर बन गया, और वहाँ जाके सर हम CFA बन गए तब भी मेरे को जॉब केवल 12 लाख का ही मिला सर, मैं तो सोचा था 30-40 लाख का पैकेज मिलेगा। नहीं मिलेगा भाई, नहीं मिलेगा, बिकॉज आपसे जब मुंह खोलने बोलेगा तो एग्जाम्पल नहीं है, बिलीफ नहीं है, कॉन्सेप्ट नहीं है, कैसे मिलेगा? तो आई थिंक अपने क्लियर है कि वी आर नॉट ओनली स्टडी फॉर पासिंग द एग्जाम, वी आर स्टडिंग फॉर द 30-40 लाख का पैकेज, ठीक है। तो so this was ROIC। let's complete the notes for WACC। WACC, firm raises capital, that is funds, through a mix of debt and equity, through a mix of debt and equity. Suppose
cost of debt 11%, cost of equity 20%. If debt equity ratio is 3:1, calculate KC. सेम टू सेम थोड़ी दिखाऊंगा जो आपने किए थे, फिर तो बुद्धि क्या लगेगा. फर्म रेजेस कैपिटल दैट इज फंड्स थ्रू अ मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी. डेट का कॉस्ट 11% है, पोस्ट टैक्स है ये. अभी पोस्ट टैक्स के बारे में कैसे लिखा दे वो तो बाद में बताएंगे. कॉस्ट ऑफ इक्विटी 20%, आपको बुद्धि नहीं लगाना है. डेट इक्विटी रेशियो 3:1 है, तो अगर 4 रुपया रेस कर रहे हैं तो 3 रुपया डेट से 1 रुपया इक्विटी से. तो बताइए कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है. केसी माने कॉस्ट ऑफ कैपिटल. केसी माने कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पहले ही बताया था शॉर्ट फॉर्म. यस, वेटिंग फॉर द आंसर. अनहाद का आंसर आया है, विवेक मंगला का आंसर आया है. अनहाद का आंसर आया है, विवेक मंगला का आंसर आया है. अमित केडिया का आंसर आया है. प्रिया ट्राई कर रही है, इंटरनेट चल रहा है उसका. यगेश का आंसर अनुप्रिया का रॉन्ग है. तुक्का भी मारना है तो वही 11 और 20 के बीच में ही तो आएगा, बिकॉज दो चीज़ का एवरेज निकाल रहे हैं. ऋषभ गुहा कुछ तो सोचो, 11 और 20 का एवरेज निकाल रहे हैं तो 11 और 20 के बीच में ही आएगा. सांची कुछ तो बुद्धि लगाओ कि जो आंसर आएगा वो 11 और 20 का एवरेज ही तो निकाल रहे हैं, तो 11 और 20 के बाहर तो आ ही नहीं सकता है. अगर तुक्का भी मारना हो ना कि कैल्सी नहीं है, मन नहीं कर रहा है, तो भी तुक्का क्या होगा 11 और 20 के बीच का. अगर आधा आधा होता तो सिंपल एवरेज 11 + 20 डिवाइड बाई 2 15.5 होता. आधा आधा नहीं है, डेट ज़्यादा है. 3/4 × 11 + 1/4 × 20. रेशियो प्रोपोर्शन शायद क्लास 6 में पढ़ा जाता है अपना रेशियो प्रोपोर्शन. कोई चीज़ 3:1 है तो 3/4 1/4. ये हिंदी वालों के लिए जिनको हिंदी पसंद है. जिनको इंग्लिश है 3:1 मीन्स 3/4 and 1/4. 3:1 मीन्स 3/4 and 1/4. तो 3/4 इज डेट, 1/4 इज इक्विटी. तो सांची बोल रहा है यही किया था फिर भी नहीं आया, तो ये तो जादू हो रहा है आपके साथ. 3/4 of 11, चलिए साथ में करते हैं. 3/4 of 11 यानी 3 × 11/4. 3 × 11 33/4 क्या आया, कर दो भाई. 3 × 11 33/4 क्या आया. अब आ गया उनका सांची का 8.25 + 5 = 13.25%. 13.25%. आई डोंट नो प्रिया का आंसर बीच में आया था कि नहीं आया था. आई वॉज नॉट फोकसिंग. वॉट इफ डेट इक्विटी रेशियो इज 0.5. अब 99% लोगों का रॉन्ग होने वाला है. वॉट इफ डेट इक्विटी रेशियो इज 0.5. अब 99% लोगों का रॉन्ग होने वाला है. कैसे निकालना है. 99% लोगों का रॉन्ग होने वाला है. Debt equity ratio is 0.5. What is KC? 99.99% का रॉन्ग होने वाला है. तो एज यूजुअल आदित्य कसेरा का रॉन्ग है. उनका आंसर 15.5 आ रहा है जो कि रॉन्ग है. 2-3 जन का राइट आया है. 5-7 जन का राइट आया है. प्रिया इज स्ट्रगलिंग. कोई रेशियो अगर 0.5 है मतलब क्या है 0.5:1. मैं क्यों लिखाऊंगा 1:1. ऑब्वियस है.
कोई रेशियो अगर 0.5 है मतलब क्या है, 0.5:1, यानी इक्विटी 1 रुपया है और डेट 50 पैसा है। इक्विटी 1 रुपया है, डेट 50 पैसा है, टोटल क्या है 1.5 रुपया। इक्विटी 1 रुपया है, डेट 50 पैसा है, टोटल 1.5 रुपया। तो डेट का वेट क्या हो गया, 0.5 1.5 रुपया में से इंटू 11 प्लस 1/1.5 इंटू क्या था 20। थ्री इज टू वन और 0.5:1 में कंसेप्चुअली कोई डिफरेंस नहीं है। जब 3:1 बोले तो टोटल क्या था 4, तो यहाँ क्या लिए थे 4। डेट कितना है 3 आउट ऑफ 4, इक्विटी क्या है 1 आउट ऑफ 4। जब 0.5:1 बोले तो फिगर्स गंदा है, इसका मतलब टोटल 1.5 रुपया है, डेट उसमें है 0.5 आउट ऑफ 1.5 रुपया, इक्विटी है 1 आउट ऑफ 1.5 रुपया। और इसमें कोई tan थीटा sin थीटा नहीं है, इसमें कोई tan थीटा sin थीटा नहीं है। कैलकुलेट करने के बाद प्रिया का 10.11 आ रहा है, जो कि पूरा गलत है, काट कूट के गलत है, छिल छाल के गलत है। 0.5 इंटू 11 5.5/1.5 बताओ कितना। 0.5 इंटू 11 5.5 डिवाइड बाय 1.5 कितना 3.67 प्लस 20/1.5 13.33 equal to 17% approx 17% approx 17% approx। किसी को भी अगर WACC अच्छा नहीं लगा, किसी आई डोंट लाइक WACC, आई हेट इट सर, ठीक है, आई डोंट लाइक WACC, किसी को अच्छा नहीं लगा, द गुड न्यूज इज दैट WACC एग्जाम में नहीं आएगा। ओके, द गुड न्यूज इज दैट WACC एग्जाम में नहीं आएगा। मोक्ष ललवानी बोल रहा है 17, इज दैट द आंसर, प्लीज रिप्लाई क्वेश्चन मार्क एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। ऋषभ गोवा बोल रहा है यस आई हेट इट। बाप रे बाप, we will have a lot of time Rishabh in seeing that what do you love, we will see, okay, because I don't think it was worth hating. That means you hate any numbers, but if you hate any numbers, how will communication take place? Anyways, enjoy right now, okay. KC will not come in the exam. The implications of KC will everywhere be there, 100% of the syllabus, ठीक है, हर जगह केसी काम आएगा। प्रिया ही बोल रही है शुक्र है आई डोंट लाइक इट, गॉट इट, बढ़िया, अच्छा टाइम बीतने वाला है अपना। तीर्थ कपाड़िया, सर रियल लाइफ में काम आएगा, मैं बोल रहा हूँ CFA में भी काम आएगा, मेरा बोलने का था इस तरह का सम्स नहीं आएगा, व्हाट आई मेंट वाज इस तरह का सम्स नहीं आएगा, CFA में भी काम आएगा, इस प्रकार का सम्स नहीं आएगा, इज व्हाट आई मेंट। केसी एज अ कॉन्सेप्ट काम आएगा। एनीवेज, note number 1, KD is equal to interest rate into 1 minus T. Explanation given earlier. KD is equal to interest rate नहीं होता, interest rate into 1 minus T. मोहिनी बोल रही है 0.5:1 के बजाय 1:2 लिया, दैट इज राइट, यस दैट इज राइट। 0.5:1 को आपको 1:2 कर दीजिए, आप और इंटू 2 कर दीजिए, 2:4 कर दीजिए, 5:10 कर दीजिए, 50:100 कर दीजिए, कुछ भी चलेगा। नोट नंबर 1, KD इज इक्वल टू I इंटू 1 माइनस टी। प्रिया सोच रही है हाँ ठीक ही तो है, 0.5:1 गंदा था, मैं भी उसको 1:2 कर देती तो नेक्स्ट टाइम यही करूँगी। नोट नंबर 2, KE
is conceptual. It is the rate of return required by equity shareholders It is the rate of return required by equity shareholders. मैंने लिखा है कैपिटल आर छोटा सा ई, पहले भी आर ई लिखा था, वो रिटेन्ड अर्निंग था. इंटरनल इक्विटी मैंने आर ई लिखा था, वो रिटेन्ड अर्निंग्स था. ये जो आर ई लिखा है ये रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स है, आर ई, फुल स्टॉप. आर ई इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी आर एंड एफ आर. फुल फॉर्म समझ रहे हैं कि शेयर होल्डर्स को कितना रिटर्न चाहिए, वो डिपेंड करता है डैश और डैश पे, बी आर एंड एफ आर. देखते हैं प्रिया समझी क्या? ऋषभ गुहा तो डेफिनेटली समझ गए होंगे. रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड बाय शेयर होल्डर्स आर ई इज अ फंक्शन ऑफ मतलब डिपेंड्स अपॉन, इक्वल टू फंक्शन ऑफ मतलब डिपेंड्स अपॉन बी आर एंड एफ आर, डिपेंड्स अपॉन बी आर एंड एफ आर. वेरी गुड भूमि, वेरी गुड विवेक, वेरी गुड सूरज, वेरी गुड अमित. प्रिया बोल रही नहीं है, बोल रही यस आई गॉट इट, पर बोलूंगी नहीं. मोक्ष गुड, वेरी गुड. ऑलमोस्ट एवरीबडी, एवरी जन को समझ में आ गया. दिस इज बिजनेस रिस्क, धंधे का रिस्क, एंड फाइनेंशियल रिस्क. ओके, कितना डेट यूज कर रहे हैं, अगर हिंदी में लिख दे इसको, धंधे में कितना रिस्क है. मोहन बोल रहा है रिस्क है तो इश्क है. गुड, बोलो. फाइनेंशियल रिस्क मतलब धंधे में डेट कितना यूज कर रहे हैं. धंधे में डेट कितना यूज कर रहे हैं मतलब कार को कौन से गियर पे चला रहे हैं. कार को कौन से गियर पे चला रहे हैं. तो प्रिया इस तरह से आप बगल में हिंदी लिखाते हो ना, एकदम बढ़िया लगता है. सर मैंने तो बोला नहीं, आपने कैसे बोला, मैंने समझ लिया. कार को कौन से गियर पे चला रहे हैं, तो इन दोनों चीज़ों पे डिपेंडेंट है आर ई. जब टाटा मोटर्स ने एक्विजिशन किया लैंड रोवर जैगवार का, तो उसका आर ई शूट अप कर गया, रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड बाय शेयर होल्डर्स, बिकॉज कंपनी बहुत रिस्की हो गया. दैट वाज वन रीजन वाई द शेयर प्राइस फेल. ओ सर, तो इसका मतलब आर ई जो है शेयर प्राइस से रिलेटेड है. यस, बिकॉज शेयर प्राइस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोज, और प्रेजेंट वैल्यू करने के लिए रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न यूज करते हैं. अगर ज़्यादा रेट से टानेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू कम आएगा. जो शेयर प्राइस होता है दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर कैश फ्लोज. प्रेजेंट वैल्यू करने के लिए रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न यूज होता है. तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न अगर ज़्यादा होगा तो प्रेजेंट वैल्यू कम आएगा. RE is equal to function of business risk and financial risk. ठीक है. Since equity shareholders bear higher risk, since equity shareholders bear higher risk compared to debt providers, since equity shareholders bear higher risk compared to debt providers, comma, they demand a higher return.
Since equity shareholders bear higher risk compared to debt providers, they demand a higher return. Hence, KE greater than KD. KE greater than KD, cost of equity. KE यहाँ लिख रहा हूँ, KE greater than KD, और दोनों का weighted average is KC. कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ डेट, और दोनों का वेटेड एवरेज जो ऋषभ और प्रिया को अच्छा नहीं लगा वो केसी है. तो मेरे को समय लगा ये बताने में, बिकॉज बुक में बताया हुआ नहीं है. ये सब प्री रिक्विजिट का पार्ट है. जो स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं उनमें से 60-70% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका बेस नहीं है ये, दे डोंट नो इंटरेस्ट टैक्स शील्ड. तो अकॉर्डिंगली उनको कैसे फेस करूं? किताब में लिखने से चलता ही क्या है. तो अकॉर्डिंगली अपने को समय लगेगा, एंड मेरे को नहीं पता इसको कैसे स्किप कर सकते थे. जब पहले पढ़ाया हुआ था ये वाला चैप्टर कंपनी एनालिसिस, तो लास्ट में पढ़ाया हुआ था, तब तक वो लोग को कहीं और बता दिया था. तो यहाँ पे नहीं बताया ये सब चीज़, तो वहाँ कमती टाइम लगा, यहाँ ज़्यादा टाइम लगा. तो जिस चीज़ से चालू करते हैं उसमें ज़्यादा टाइम लगता है अपने को. ठीक है, ओके. सो दिस इज़ वेयर वी विल एंड. अपना नेक्स्ट क्लास होगा फ्राइडे को फेस टू फेस लाइव एट द यूजुअल टाइम अराउंड 10:45 AM. ठीक है, कल और परसों आई एम इन बॉम्बे. आई एम कमिंग बैक थर्सडे लेट नाइट. आई एम होपिंग मेरा बॉडी इस कंडीशन में होगा. फ्लाइट लैंड करेगा 12 o'clock, आई बी होम एट 1:30. मेरे ख्याल से फ्राइडे क्लास होगी, एंड आई वांट टू डू इट फेस टू फेस ओनली 10:45. अभी तो यही अनाउंसमेंट है. वी विल सी. बॉडी पे कंट्रोल नहीं है किसी का. चलो, सी यू. एक मिनट प्लीज़. डेरिवेटिव का सेकंड चैप्टर का टेस्ट है इस वीक, तो सेकंड चैप्टर कर लीजिए कंप्लीट. चीज़ों को रिवाइज बढ़िया से कीजिए. ठीक है, एफएसए का भी फर्स्ट चैप्टर चालू कर दीजिए. नवंबर 26 में अपलोड हो गया एफएसए. तुमने बोला था बाद में अपलोड करने. ओके, एफएसए भी स्टार्ट कर दीजिए फर्स्ट चैप्टर. ठीक है, धीरे धीरे क्यूएम का फर्स्ट चैप्टर ऐसे धीरे धीरे स्टार्ट करो. डू 1 क्लास इसका, 1 क्लास इसका, 1 क्लास इसका, वो बेस्ट तरीका है. ठीक है ना. ऑल्टरनेट को भूल मत जाइए. ठीक है, उसको भी. ओके, सी यू, बाय.